अतुल ने अपनी जान दे दी। मेरा अस्थि विसर्जन तब तक नहीं होना चाहिए जब तक मेरे हरासर्स को पनिशमेंट नहीं मिलता है। तो अब आपको क्या लगता है, आगे इंसाफ मिल रहा है अभी अतुल जी को? अतुल के हत्यारों को जब तक कड़ी से कड़ी सजा नहीं मिल जाती और निकिता सिंघानिया को फांसी नहीं मिल जाती तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। महिलाओं से फर्जी केस डलवाए स्वाति मालीवाल ने, इतनी हरकतें करी हैं इन्होंने, यहाँ तक कि इन्होंने अपने पिता को, मरे हुए पिता को यूज किया। तो आप ये बताइए, अगर ये चीज़ें साबित निकल के आती हैं सामने कि भाई ये पुलिस वाला भी गलत किया या जज ने किया या लॉयर ने, क्योंकि हर जगह करप्ट लोग भी हैं, अच्छे लोग भी हैं, तो आप मुझे ये बताइए कि फिर इनके खिलाफ क्या एक्शन होता है? एंटी मैन लॉज हैं इस देश, वन साइडेड लॉज हैं। सिर्फ महिलाओं की बातें सुनी जाती हैं, पुरुषों की कहीं बात सुनी ही नहीं जाती, उनका वर्जन कभी सुना ही नहीं जाता। कि अभी तो ग्रे डिवोर्स बढ़ा हमारे देश में, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। 50-50 साल वाली आ रही हैं आगे और वो कह रही हैं कि अब नहीं रहना, हमें तो डिवोर्स चाहिए। एक चीज़ है ना कि आप पुरुष की बात करती हैं, कंगना रनौत तो कहती हैं कि 99% पुरुष वो होता है अक्यूज्ड। 35 छोड़ो, 50 टुकड़े करो, कोई फर्क नहीं पड़ता इस देश में। इस देश का कानून बिकता है। तो यही तो अतुल ने कहा है कि सिस्टम ही पूरा गलत है, मैं तो टूट गया सिस्टम से। एक पत्नी से तो शायद मैं लड़ जाता। उस महिला ने कहा कि बरखा त्रेहन का जब रेप होगा तब उसे पता चलेगा। ऐसा एक महिला ही कह रही है। ऐसा एक महिला कह रही है। ये तो जैसे माँ और बहन भी पीड़ित हो रही है, नो डाउट, जब घर के लड़के पे बात आती है, तो फिर ये कैसा वेमेन एम्पावरमेंट हुआ? नमस्कार बरखा मैम, वेलकम टू मिस्टिक इनसाइट्स। नमस्कार जी। मैम, मतलब आज का टॉपिक तो बहुत कहना चाहिए सीरियस भी है और मुझे लगता है बहुत इम्पोर्टेंट भी है हमारे सोसाइटी, हमारे समाज के लिए। मैं सबसे पहले तो आज का पॉडकास्ट शुरू करना चाहूँगा ये जानने के लिए आपसे कि जैसे कुछ दिन पहले हमारी आपसे बात हुई थी, तो आप अतुल सुभाष जी के घर में फैमिली मेम्बर्स को अब देख रहे थे, वहाँ पे उनकी दिक्कतें, प्रॉब्लम सुन रहे थे। तो अभी हाल ही में ही हम लोग एंड वीक ऑफ दिसंबर में बैठे हैं और एक होनहार व्यक्ति को इस देश ने खो दिया है। तो अभी क्या चल रहा है उस केस में और ये सब क्या हुआ, कैसे हुआ, इसके पीछे का कुछ हमें वो चीज़ बताइए जो शायद न्यूज़ चैनलों में भी नहीं आ रही है, क्योंकि आप उनके घर भी गए, आप उनके रिलेटिव से भी बात किए और आपको वो चीज़ें पता है जो शायद सबको नहीं पता या लोग बोल नहीं रहे। तो प्लीज़ थोड़ा। देखिए, देश ने 9 दिसंबर को जी। एक होनहार हीरा अतुल सुभाष खो दिया। बहुत ही दुखद था। जब मेरे को पहली बार इस बारे में पता चला, मैं बहुत रोई सबसे पहले तो। फिर मुझे लगा कि लाखों लड़के मरते जा रहे हैं। हर रोज 100 लड़के मर रहे हैं, लेकिन और फिर भी आखिर बदलाव क्यों नहीं आ रहा? मैं अक्सर इस बात के ऊपर बहुत बार मंथन कर चुकी हूँ। हर जहाँ भी जाती हूँ, चाहे वो आप कहिए कि बुद्धिजीवियों को मिलने, चाहे मिनिस्टर्स को मिलने, वहाँ पे इस डिस्कशन को हर हाल में होता ही होता है कि आखिर क्यों पुरुष मर रहे हैं और आखिर हम क्यों मूक बैठे हैं, हम चुप क्यों बैठे हैं और कब तक चुप रहें? बड़ा सवाल ये है। हुँ। अतुल सुभाष जी, इस दिन जब मैंने उसका सुसाइड नोट पढ़ा तो आंखों से आंसू थम ही नहीं रहे थे कि उसने बहुत सी ऐसी बातों का जिक्र किया। और उस दिन जब मैंने पढ़ा तब मैं सक्रिय हुई, तब मैंने ट्वीट्स तो करी, लेकिन फिर मैंने अपना मन बनाया कि नहीं, मुझे तो फैमिली से मिलना पड़ेगा। और ये पहली बार नहीं है, मैं अक्सर जो वहाँ पे लड़के के साथ कुछ गलत होने से पहले भी और गलत होने के बाद भी उनकी फैमिली से मिलती रहती हूँ, ये मेरा रूटीन का काम है। तो मैं समस्तीपुर गई अतुल के घर। उनके भाई साहब विकास मोदी, उनकी माताजी अंजू मोदी, उनके पापा पवन मोदी जी, इन सब से मुलाकात की। पिताजी और माताजी को रोता देख कर के जैसे ही मैं गई, उनका फूट-फूट कर रोना देखा नहीं जा रहा था। बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा दुःख से ग्रसित है पूरा परिवार। पूरा परिवार को ये बिल्कुल उन्होंने चित चेते में भी नहीं सोचा था, उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनका
जो एक बेटा है जो बहुत ही लायक बेटा था, जो कि एक बहुत अच्छा एआई इंजीनियर था, जिसकी पढ़ाई लिखाई वगैरह सब बहुत अच्छी गई, टॉप क्लास। उसकी टीचर्स से मैंने बात करी, उन्होंने भी बहुत प्रशंसा करी। वहाँ के लोगों से बात करी कि बहुत ही सहनशील, बहुत ही अच्छा लड़का था, होनहार लड़का था, फोकस्ड लड़का था, अपने काम में बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट था। तो ऐसे लड़के ने आत्महत्या आखिर क्यों की? ये सोच करके उनसे जब मैं मिली तो उन्होंने ऐसी-ऐसी कहानियाँ बताई, ऐसी-ऐसी इनसाइट्स बताई। उनकी बुआ जी, मासी, मामा सब लोग इतने ग्राउंड से जुड़े हुए लोग थे, इतने सीधे-साधे बिल्कुल अपने काम-धंधे में सुबह से शाम लगने वाले, जिनको कोई चालाकी, बदमाशी कुछ नहीं आती, बिल्कुल सीधे-साधे लोग। लड़का भी उसी जैसा परिवार होगा, बेटा भी वैसा ही होगा। हुँ। लेकिन किस तरीके से वीडियोस दिखाई, फोटोग्राफ्स दिखाई उनकी माँ जी ने, किस तरीके से क्या-क्या हो रहा था। लड़के ने कितना दुःख झेला था, माँ ने दुःख देखा था, उस दुःख को झेलते हुए लड़के को देखा था। लेकिन माँ अक्सर माएँ चुप रहती हैं कि सोचती हैं कि लड़के की गृहस्थी बहू बोलती है कि मैं जेल करा दूँगी माँ-बाप को, वो तो सरेआम बोलती ही है, तुम्हारे को ये कर दूँगी, 3 करोड़ रुपए दे दो। तो अगर हमने कुछ बोल दिया, तो कहीं और बातें बिगड़ ना जाए, इसलिए माँ चुप रही, देखती रही, सहती रही, चुपचाप कोने पे बैठी रही। भाई कभी मिलने नहीं जाता था, जो अतुल का भाई विकास कभी मिलने कोई सरोकार नहीं, पिताजी कभी गए नहीं। एक माताजी, वो भी अगर बहू की डिलीवरी होती है, तो माँयों को जाना पड़ता है, उस उपलक्ष्य में गई थीं, सेवा करने के लिए बहू की। लेकिन वहाँ सेवा नहीं, वहाँ तो गालियाँ ही मिली और हर रोज़ की गालियाँ थी, हर रोज़ की प्रताड़ना थी। लेकिन बेटा होने के बाद टूटा कब परिवार? जब वो बेटे को लेके दूर चली गई अतुल से। एक पिता क्या सिर्फ स्पर्म डोनर है या एटीएम मशीन है? आखिर उनके माँ-बाप ने उस बच्चे को पैदा किया था अतुल को, हुँ। उसको पढ़ाया-लिखाया था अपना पेट काट-काट के। 100 रुपए की साड़ी में उन्होंने जीवन काटा कि बच्चा पढ़ सके। क्या आपको लगता है पढ़ाई में कितना खर्चा आता है? उनके 2 बेटे थे, दोनों को पढ़ाना था उन्होंने, तो कितना खर्चा अपना पेट काट-काट के बच्चे को पढ़ाया था। इस दिन के लिए कि वो उन्हें जेल भिजवा देंगे। तो उनके कितने अरमान होते एक माता-पिता के कि शादी होगी बच्चे की, फिर शादी के बाद उसके बच्चे होंगे। लेकिन इस फैमिली ने तो हमेशा आरोप ही मढ़ते रहे। अगर लड़की का पिता मर जाता है तो उसका भी आरोप अतुल के माँ-बाप के ऊपर कि तुम्हारी वजह से मेरा पिता मर गया। अब पूछिए कि जीवन की डोर तो भगवान ने अपने हाथ में रखी हुई है, किसी की वजह से कोई मरता है। ऐसे आरोप आप लगाएँ और उन्हें दिन-रात जलील करें, आखिर उनका कसूर क्या है? तो ये सारी बातें जब सुनी उनकी मौसी ने बताया कि ऐसा लड़का था जिसके दिल में इतनी करुणा थी कि वो हमेशा दूसरों के बारे में सोचता रहता था कि ये कैसे खुश हो जाए, वो कैसे खुश हो जाए। अतुल ने खुद अपनी पत्नी को पढ़ाया, लिखाया। अब बताइए नौकरी से आकर के अपनी पत्नी को पढ़ा रखे, चूल्हा-चौका भी कर रहे हैं, आप पोछे भी लगा रहे हैं घर में, बर्तन धो रहे हैं, बड़े-बड़े कुकर धुल नहीं पा रहा वो, आँखों में आँसू लेकर के कुकर भी धो रहा है कि चलो शांति बनी रहे। वाइफ जो एक कॉलिंग का काम करती थी, उसको इस योग्य बनाया, पढ़ा-लिखा के इंटरव्यूज़ दिलवाया कि एसेंचर में उसकी नौकरी लगी। ये नौकरी एसेंचर में अतुल ने लगवाई थी, इस दिन के लिए लगवाई थी कि वो अतुल को ही मार डाले। जो लोग भी इसे सुसाइड कह रहे हैं, ये सुसाइड नहीं है, ये मर्डर है। सुसाइड नहीं है, ये मर्डर है। पूछिए कैसे? हुँ। आपने तिल-तिल करके उस लड़के को जलील किया, उसके परिवार को कोसा, उसे मरने के लिए मजबूर कर दिया और पूरे सिस्टम की फेलियर की वजह से अतुल ने दम तोड़ दिया क्योंकि अतुल ने सोचा कि पत्नी प्रताड़ित कर रही है, तो मैं जाऊँगा, पुलिस में जाऊँगा, कोर्ट में जाऊँगा तो समाधान मिलेगा। तो पुलिस और कोर्ट तो जाने का मौका ही नहीं मिला, उसने 9-9 केस डाल दिए थे, मल्टीपल केसेस थे अतुल के ऊपर। अच्छा। एक केस खत्म नहीं, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवाँ 9 केसेस। कितनी बार छुट्टियाँ लेनी पड़ती थी। आज कितनी छुट्टियाँ ले करके आप कैसे जा सकते? प्राइवेट संस्थान में काम करते हो आप। वो अतुल तो चलिए अफ़ोर्ड कर सकता था, बाहर जा सकता था। क्या आम लड़के बाहर जाते हैं? वो तो
गाड़ी से जाते हैं, ट्रेन से। ट्रेन की टिकट नहीं मिलती, ट्रेन की टिकट तत्काल में मिल भी जाए तो महंगी मिलती है, फिर ट्रेन का सफ़र कितना लंबा होता है, फिर ट्रेनें लेट कितनी होती हैं, कितनी समस्याएं हैं लड़कों के साथ। लेकिन हमने कभी इन समस्याओं को सुनना ही नहीं है। बस कोर्ट की डेट में आपने जाना, अगर लड़की ना आए कोर्ट की डेट में तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लड़के का मैंडेटरी होता है कोर्ट की डेट में जाना। यहाँ तक कि पुलिस की डेट में भी जाना, बहुत पुलिस जब बुलाए तब भी जाना होता है, क्योंकि उसको इतना डरा दिया जाता है, इतना धमका दिया जाता है। तो उस परिवार ने तो सिर्फ और सिर्फ हाथ जोड़ जोड़ के एक ही बात कही, एक ही बात कही, बेटा हमें इंसाफ दिला दो, बेटा हमें इंसाफ दिला दो। कम से कम तुम आई हो यहाँ पे, हमारी जो दुख में कोई खड़ा तो हुआ। हमें तो इस चीज़ का लग रहा था कि कोई हमारे दुख में शामिल ही नहीं हो रहा। सिर्फ ये मीडिया वाले आते हैं, हमारी बाइट लेके चले जाते हैं, मीडिया वाले आते हैं, बाकायदा हमारी बाइट लगवा देते हैं, लेकिन कोई आता नहीं। संवेदनाएं नहीं है क्या किसी को? देश में बात तो बहुत हो रही है क्योंकि वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, ये तो सबको पता, बच्चे बच्चे को पता है कि वीडियो वायरल हो रहा है। और वीडियो क्यों वायरल हो रहा है? क्योंकि अतुल ने ये वीडियो बहुत ही सिलसिलेवार बनाया, काम एंड को पोस्ट तरीके से बनाया, बिल्कुल पीसफुल माइंड से बनाया। एक एक चीज को उसने रिकॉर्ड किया, यहाँ तक कि सुसाइड नोट ने भी उसने डॉक्यूमेंट किया हर चीज को, और ये चीजों को ईमेल किया उसने बड़े सुनियोजित तरीके से। हर चीज के अपने पेंडिंग बिल्स खत्म किए, किसी के पैसे देने थे कोई भी, तो सारी चीजें को खत्म किया। यहाँ तक कि उनके घर में जो काम वाली थी, जो माँ के घर में काम वाली थी, उसके बेबी हुआ था, उसने उसके लिए 5,000 रुपए और कपड़े बेचे। अच्छा। इतना करुणा, इतना दयावान लड़का था कि उसको कुछ खाने को सही मिले, क्योंकि आपको पता ही है कि जब पैसे नहीं होते तब महिलाओं को पोषण भी पूरा नहीं मिलता। कई घरों में जहाँ पैसों की दिक्कत है, वे सिर्फ ये दिक्कतें आम है हमारे देश लेकिन में। आज जैसे अतुल ने अपनी जान दे दी ये सोच के कि शायद आगे सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, उनके माता पिता को प्रताड़ित किया जा रहा तो शायद आगे ये चीज़ें बंद हो जाएं, तो अब आपको क्या लगता है आगे इंसाफ मिल रहा है अभी अतुल जी को कि कोई क्या? इंसाफ नहीं मिल रहा है। उनकी माँ ने गिड़गिड़ा करके, जबकि जब मैं गई थी तो मैंने ये मीडिया से क्वेश्चन रेज किया था कि बच्चा कहाँ है। मेरी तो सबसे ज़्यादा टेंशन डे 1 से बच्चे की थी। मैंने अपनी ट्वीट्स में, ट्विटर स्पेसेस में, अन्य जगहों पे भी बच्चों की बात करी थी और एक संस्कारों की बात करी थी। संस्कारों की बात आपको बाद में बताऊंगी। बच्चे के लिए मैंने बहुत फिक्र जताई थी कि आखिर वो छोटा बच्चा है कहाँ। मैंने कहा माँ जेल में, नानी जेल में, मामा जेल में, पिताजी तो है ही नहीं, वो स्वर्ग में है, तो बच्चा कहाँ है। मेरी चिंता तो बच्चा थी, क्योंकि बच्चे के साथ कुछ गलत ना हो जाए। बच्चे की जो एक वेल विशर के नाते मुझे लगा कि सबसे पहले तो बच्चे के दादी दादा को पता होना चाहिए कि बच्चा कहाँ है। दादा दादी के पास, चूंकि अतुल की एक आखिरी इच्छा थी कि मेरी जो वाइफ है वो तो निकिता सिंघानिया, वो तो मेरे बच्चे को कोई वैल्यू नहीं देगी, तो मैं अपने बच्चे को वैल्यूज देना चाहता हूँ। और मेरे माता पिता ने जैसे मुझे और मेरे भाई को वैल्यूज दी, ऐसे मेरी उसको भी, बच्चे को भी वैल्यूज मिलेंगी। व्योम मोदी को वैल्यूज मिलेंगी। तो मोदी साहब ने क्या गलत सोचा? मोदी साहब ने तो बिल्कुल सही सोचा कि वैल्यूज होनी चाहिए देश में। तो अपने बच्चे के लिए हर पिता अच्छा ही सोचता है, इसलिए उन्होंने बोला। लेकिन उनकी माँ उसके बाद फूट फूट के रोने लग गई कि बेटा बच्चा दिलवा दो, बेटा बच्चा दिलवा दो। बच्चा है कहाँ? हमें तो पता ही नहीं है बच्चा है कहाँ। हमें बच्चा दिलवा दो, हमें बच्चे की शक्ल दिखवा दो। मैंने भी उनको बोला, आश्वासन दिया कि माताजी, पिताजी, मैं आखिरी सांस तक इस लड़ाई को लड़ूंगी, मैं आपके साथ खड़ी हूँ। और मैं उसी शाम को हम पुलिस स्टेशन गए, वहाँ समस्तीपुर में ही। वहाँ हमने एक FIR भी दर्ज कराई, उस बच्चे के लिए चिंता जताई। जब हम पुलिस स्टेशन गए तो वो FIR भी नहीं लिख रहे थे। खैर मैंने उनको बोला कि आप ये तो लिखिए आप FIR। उनके पिताजी, हम 3-4 लोग गए थे, और उसके बाद उन्होंने मेरे कहने के बाद, पिताजी के कहने के बाद, उन्होंने एक FIR दर्ज करी समस्तीपुर पे। और हम सबको घर आकर के भी यही चिंता थी कि बच्चा कहाँ है। लेकिन मीनवाइल अभी 15 दिन हो गए, कुछ पता नहीं बच्चे का, कोई जवाब नहीं आया, कोई कोर्ट से भी कोई जवाब नहीं आया। रिमांड भी जल्द खत्म होने वाली है, 14 दिन की रिमांड में। जो निकिता सिंघानिया, उसके भाई साहब और उनकी माँ जो गई थी, वो गई थी रिमांड में, लेकिन अभी तक
अभी रिमांड चल रही है, जल्द उसके ऊपर भी सुनवाई होगी, वो आगे पता चलेगा। लेकिन मेरा तो अभी भी, मुझे निकिता सिंघानिया और अतुल सिंघानिया का जो बच्चा है वो कहाँ है, इसकी इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है। लेकिन मेरे पास एक कॉल आया था जिसमें उन्होंने कहा, एक कॉल आया था और उन्होंने कहा कि ये बच्चा फरीदाबाद में है। अच्छा। तो मैं हैरान हूँ कि बच्चा फरीदाबाद में है, बेंगलोर में है, यूपी में है, कहाँ है? क्योंकि कोर्ट ने इंस्ट्रक्ट किया है कि आप देखिए, आपको टाइम देते हैं 7 जनवरी तक बच्चे को पेश करिए। वह कर्नाटक पुलिस को, हरियाणा पुलिस और यूपी पुलिस तीनों को बोला गया है कि आप बच्चे को पेश करिए। कहाँ है बच्चा, किसी को पता नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि पुलिस को तो 100% पता होगा। निकिता से इतनी बात तो पता चल ही गई होगी। ये तो बहुत ही छोटी सी बात है और बच्चे की चिंता सारे देश को है, वो सारे देश का बच्चा है और जल्द से जल्द दादा दादी को वो बच्चा मिलना चाहिए। इसके लिए हम भरसक प्रयास कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे जब तक अतुल का बच्चा अतुल को नहीं मिल जाता और अतुल के हत्यारों को जब तक कड़ी से कड़ी सजा नहीं मिल जाती और निकिता सिंघानिया को फांसी नहीं मिल जाती, तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। और अतुल ने अपनी वीडियो में खास तौर से ये कहा था कि जब तक मेरे हैरेसर्स को, जिसमें कि वो कोर्ट की जज साहिबा भी हैं, जिन्होंने हैरेस किया था अतुल को, जिन्होंने सामने से जो पैसे मांगे और भी जितनी हैरेसमेंट अतुल की अतुल ने जब बताया एनसीआरबी डेटा, जो कि मैं आपको बताऊंगी कि 3 गुना से भी ज्यादा पुरुष आत्महत्याएं कर रहे हैं। अब तो 4 गुना होने वाला है। वैसे 2 साल पुराना डेटा है एनसीआरबी का, जिसमें ये बताया गया कि हस्बैंड सुसाइड 3 गुना होती है, तो अभी तो 4 गुना होने वाली है। तो जब ये अतुल ने ये बात बताई कोर्ट में, तो मैडम ने कहा ऐसा ही होता है, ऐसा ही चलेगा, हमें सब पता है। मतलब फर्जी केसेस मैडम मतलब होते जज हैं। साहिबा। जज साहिबा ने ये कहा और उकसाया उनकी पत्नी ने और उनकी सास ने। अतुल सिंघानिया की सास ने और उनकी पत्नी ने बार बार उन्हें उकसाया, ये कह के अरे तुम मरे नहीं अभी तक, तुमने सुसाइड नहीं किया, तुम कब मरोगे। अगर यही शब्द एक लड़का अपनी पत्नी को कह देता तो पूरा परिवार नहीं, पड़ोसी को भी उठा लेते हैं, जेल में डाल देते हैं। पहले दिन ताया, चाचा, नानी, नाना, दादा, दादी, लड़के के जितने भी होंगे सबको, परिवार को उठा करके जेल में बंद कर देते हैं पहले दिन। अगर वाइफ सुसाइड कर ले तो ये हाल होता है। लेकिन यहाँ लड़के ने सुसाइड किया है तो कितनी, जब आउटरीच हुआ, इतना आउटरीच हुआ, मीडिया में इतनी बात आने लगी, इतना वायरल हो गया वीडियो, तब इतना प्रेशर क्रिएट हुआ। लड़के जब भी मरते कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। मैं तो, ये कोई पहला केस है, मैं तो हजारों में जा चुकी हूँ। मैं पुलिस स्टेशन जाती हूँ, बोलती हूँ कि सर 17 पेज का पन्ने का इसने लेटर छोड़ा, कोई 40, कोई 50, कोई 60, कोई 70 इसने छोड़ा है, आप अरेस्ट नहीं कर रहे। तो बोल रहे महिला को कैसे अरेस्ट कर लेंगे, मर गया, मरने दो साले को, महिला को कैसे अरेस्ट कर लेंगे। हमें ऊपर पूछना पड़ेगा, एसीपी से, डीसीपी से, फलाने से, ढिमकड़े से, पता नहीं कितने कितने नाम बता देते। मैडम आप जाओ घर, इतनी जल्दी थोड़ी ना हो जाएगी, हम देखेंगे, अभी तो चल रहा है। मैंने सर 17 दिन हो गए, अभी तक आप अरेस्ट नहीं कर पाए, एफआईआर तक नहीं लिख पा रहे हो। एफआईआर कब लिखोगे। ओहो, महिला है, उसको अरेस्ट नहीं कर सकते, ये पुलिस स्टेशन में बोला जाता है। तो यहाँ पर भी वही हाल है, बड़ा प्रेशर पड़ा तो तीनों को रिमांड में ले गए। अब रिमांड के बाद क्या आता है निकल के, कितनी सजा मिलती है लड़की को, क्या होता है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इस देश में अतुल सुभाष जैसे लाखों लड़के मर रहे हैं, लाखों, हर दिन 100 लड़के मरते हैं। हम आज भी चुप बैठे हैं इस मुद्दे पे। मेरे को अतुल सुभाष के मरने के बाद 1000 के करीब मैसेज, ईमेल्स आ चुके हैं और हर लड़का ये बोल रहा है मैं भी अतुल सुभाष हूँ, मेरे साथ भी वही है हो रहा है, मेरे पास भी मल्टीपल केसेस है, मैं भी कोर्ट खेल रहा हूँ। कोर्ट को तो खेलेंगे ना, 5.5 करोड़ केसेस ऑलरेडी कोर्ट्स में हैं पेंडिंग। कोर्ट में क्या मिलता है, तारीख पे तारीख, इसके अलावा कुछ नहीं मिलता। ये सबसे बड़ा लूप होल आप किस चीज को समझ रहे हो। मतलब जैसे आप कह रहे हैं कि रिपोर्ट तक नहीं लिखते, लड़के की तरफ से रिपोर्ट भी नहीं लिखी जाती, वहीं अगर लड़की जरा सा भी कुछ कह दे तो पूरे घर को उठा लिया जाता है। बिल्कुल। तो ये कौन सा कानून है, कहाँ पे ऐसा लूप होल हो रहा है, आप मुझे थोड़ा विस्तार से समझाइए, क्योंकि जो लोग इस चीज को नहीं समझते हैं तो वो ये कानून को समझ सके कि ये कितना खतरनाक साबित हो सकता है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि लड़कों के ऊपर जब लड़के मर जाते हैं, इवन नहीं भी मरते, पिटते हैं, मार खा रहे हैं, सर फूट गया, पैर टूट गया, गिरा दिया,
अभी तो आपने देखा था, थोड़े दिन पहले आया था, उसने कहा था कि मुझे घुमाने लेके चलो बाहर, पता नहीं कहाँ, दुबई कह रही थी लड़की की घुमाने ले चलो, नहीं लेके गया, तो उसने उसको जब जमीन पे धक्का दिया है तो उसके बाद उसकी मौत हो गई। लड़के पिटते लड़- हैं, आप कह रहे हो लड़के पिटते पिटते हैं, हैं? बहुत पिटते हैं, बहुत पिटते बहुत हैं। पिटते हैं। भारतीय महिलाएं तीसरे स्थान पे हैं विश्व में पुरुषों को पीटने के मामले अच्छा। में। उसमें हैंगर, बेलन और बहुत चीजें यूज होती है, झाड़ू, ये सब चीजें यूज होती हैं। लेकिन आप बात को इसको समझिए कि लड़के को जब भी जाते हैं तो एफआईआर नहीं लिखी जाती, उनको मार के भगा दिया जाता है, हंसी का पात्र बना दिया जाता है, अट्टहास किया जाता है, और बीवी से पिट के आ गया है ये बोल के भगा दिया जाता है, या गर्लफ्रेंड से पिट के आ गया, या कुछ भी, उनकी बात तो सुनिए और चल भाग यहाँ से, तेरा क्या सुने, इतना काम है, तू ही झूठ बोल रहा है, उसकी कोई सुनता ही नहीं। और अगर गरीब है तब उसे 2-4 डंडे भी मार देते हैं। ये गरीब होना तो और बड़ा बड़ा गुनाह है। तो यहाँ पे एक बात तो ये है कि लड़कों के लिए कोई कानून नहीं है इस देश में, ना कोई कानून है, ना कोई मंत्रालय है, ना कोई, अब मंत्रालय तो बहुत बड़ी बात है, मेंस कमीशन भी नहीं है। इसीलिए तो थक हार के मुझे पुरुष आयोग का गठन करना पड़ा आज से 6 साल पहले। हम्म। और ये लड़ाई तो मेरी 12-15 साल हो गए लड़ते हुए, लेकिन कुछ बदलाव नहीं आ रहा। लेकिन वो जो मेरे वेल विशर्स थे, उन्होंने बोला पुरुष आयोग के नाम आप कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाइए तब लड़िए। तो पुरुष आयोग मैंने बनाया, लेकिन मैं कितनों की मदद कर सकती हूँ? 51% पुरुषों की मदद तो सरकार को करनी चाहिए। ये सरकार का काम है, मेरा काम नहीं है। तो आप जैसे आप कह रहे हो कि आप मतलब बिल्कुल मतलब मजबूर हो जा रहे हो कि नहीं उतनी तेजी से लड़ पा रहे, तो वही मैं पूछा था, जो कानून है उसका लूपहोल बताइए ना, क्या है उसका? कानून जो है एक तरफा है, बायसनेस है बहुत ज्यादा। पुलिस स्टेशन के रिफॉर्म की जरूरत है, यहाँ तक कि जुडिशरी में बहुत रिफॉर्म्स की जरूरत है। इसके बारे में सिर्फ चर्चा करते, रिफॉर्म्स कोई नहीं आते। ये कानून क्या कहता है? एंटी मेन लॉज हैं इस देश, अच्छा। वन साइडेड लॉज हैं। सिर्फ महिलाओं की बातें सुनी जाती हैं, पुरुषों की कहीं बात सुनी ही नहीं जाती, उनका वर्जन कभी सुना ही नहीं जाता। अगर उनका वर्जन सुना होता तो मीटू जब आया था देश में, तो मैं सिंगल हैंडेड मेंटू लेके आई थी कि दूसरे सिक्के का दूसरे पहलू भी तो समझे। मेंटू मतलब वो क्या कह रहा, मीटू कह दिया, हम मीडिया में बैठ गए, टीआरपी मिल गया मीडिया को, और हमने डिजिटल लिंचिंग कर दी पुरुष की। डिजिटल लिंचिंग को हम बहुत बुरा कहते हैं, यहाँ पे पुरुष की डिजिटल लिंचिंग हो गई, और हमने उससे पैसा कमाया, हमने उससे शोहरत कमाई, जो मर्जी कमाया, लेकिन ये गलत है। दूसरा बड़ा लूप होल जो वो है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। आज से 10 साल बाद एक्विटल मिल भी गया, 20 साल बाद एक्विटल मिल भी गया कोर्ट से, तो हमें तो बलात्कारी घोषित कर दिया गया ना। विष्णु तिवारी ललितपुर रेप केस में जेल रहे 20 साल। 20 साल बाद उन्हें इलाहाबाद कोर्ट ने एक्विटल दिया। उनकी कॉम्पेंसेशन की लड़ाई हम आज भी फाइट कर रहे हैं। अच्छा। 20 साल में माता पिता सब लोग मर गए, उनका खेत खलिहान बिक गया, सारा पैसा खत्म हो गया, यहाँ तक कि जिस महिला ने रेप केस डाला था वो भी मर गई। आप ये सोचिए कि वो उनके मरने के बाद, सबके मरने के बाद भी जब वो गांव पहुंचे तो उनको कैसी नजर से लोग देख रहे थे। और 20 साल उन्होंने जेल में कैसे काटे थे? आप 20 मिनट नहीं काट सकते जेल में। आम आदमी जरा काट के तो दिखाए। शाहरुख खान का लड़का 20 दिन जेल गया था, तहलका मच गया था, तहलका मच गया था। पता नहीं कौन कौन से बड़े बड़े करोड़ों अरबों रुपए लेने वाले लॉयर्स खड़े कर दिए थे, कितने सारे पॉलिटिशियंस पीआईएल डालने लग गए थे, कितनी ज्यादा समस्या खड़ी हो गई थी पूरे देश में। आर्यन खान के अलावा तो कोई बचा ही नहीं था, जैसे कोई मुद्दा ही नहीं बचा था। वो ड्रग्स के केस में अंदर गया था। अब वो ड्रग्स लिए थे नहीं लिए थे मेरे को तो नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि 20 दिन आर्यन खान के लिए जेल में रहना कितना कितना मुश्किल हो गया था। और इस आवाज को मैंने इसी तरीके से उठाया था कि विष्णु तिवारी 20 साल जेल में रहे, तुम लोग कहाँ मर गए थे ह्यूमन राइट्स वाले? तुम लोगों ने क्यों नहीं आवाज उठाई विष्णु तिवारी के लिए? विष्णु तिवारी इस देश का नागरिक नहीं है, आर्यन खान का लड़का इस देश का नागरिक है क्या? तुमने विष्णु तिवारी के लिए क्यों नहीं आवाज उठाई? उसके लिए ह्यूमन राइट्स नहीं थे तुम्हारे पास? 20 साल अगला जेल रहा तो मेरे न्यूड्स चला दिए इन्होंने ट्विटर पे, मेरे न्यूड्स, मेरे न्यूड फोटोज, मेरे न्यूड वीडियोस, मेरे ऊपर ट्विटर को सस्पेंड कराने की धमकियां, मेरे को मार देने की धमकियां, रेप की धमकियां, ये तो रोज का काम है। तो ये कौन लोग करते हैं? ये सब लोग करते हैं जो कि चाहते हैं कि मैं इस काम को ना करूं, जो कि बहुत ही ज्यादा, मैं कहूंगी ये लोग जो है ये बहुत जलील है, जिनका खुद का कोई दीन ईमान नहीं है, जिनको मेरी आवाज
खटकती है कि ये पुरुषों की बात क्यों करती है, या उनको और भी जो भी मेरी ट्विटर पे इतना उनको मेरे टीएल पे आके ज़रूरत क्या है। मैं सबसे ज़्यादा एक्टिव ट्विटर पे ही रहती हूँ। मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं फेसबुक और उस पे इंस्टाग्राम पे बैठी रहूँ। मैं सबसे ज़्यादा एक्टिव ट्विटर पे ही रहती हूँ। मैं जहाँ भी जाती हूँ कोशिश करती हूँ उसके, वो भी मैं उतनी भी नहीं रहती हूँ, उसको भी आप समझ लीजिए 50% मैं ट्विटर पे एक्टिव रहती हूँ, क्योंकि मैं ग्राउंड पे काम करती हूँ। मैं पूरे टाइम आपको ट्वीट्स नहीं कर सकती या फेसबुक पे नहीं डाल सकती फोटोग्राफ्स। मैं तो मंत्रियों से मिलती हूँ, मैं कोई फोटो नहीं डालती, क्योंकि मैं जब मंत्रियों से मिलती हूँ और मैं उनकी फोटो डालती थी तो कहते थे सो के आ गई है। जो लोग चाहते हैं कि काम बंद कर दूं, सामने से कहते हैं कि ट्विटर अकाउंट तुम्हारा सस्पेंड हो जाएगा, और 4 बार मेरा अकाउंट सस्पेंड करवा चुके हैं। तो इसमें जुबैर जैसे कई लोग लगे हुए हैं इस काम में, और मैं धड़ल्ले से कहती हूँ कि वो आज भी लगे हुए हैं। आज भी मेरे ऊपर इतना ज्यादा आरोप लगाया जाता है, इतने ज्यादा आरोप लगाए जाते हैं कि तुम्हें अरेस्ट कर ले, दिल्ली पुलिस अरेस्ट करो। स्वाति मालीवाल कहती है दिल्ली पुलिस अरेस्ट करो बरखा को। स्वाति मालीवाल को मेरे से क्या दिक्कत है, क्योंकि मैं उन्हें एक्सपोज करती रहती हूँ। जो फॉरेन फंडिंग मंगाई उन्होंने, उससे फर्जी केस डलवाए, महिलाओं से फर्जी केस डलवाए स्वाति मालीवाल ने। इतनी नीच हरकतें करी हैं इन्होंने, यहां तक कि इन्होंने अपने पिता को, मरे हुए पिता को यूज किया। पॉलिटिक्स में कोई इतना गिर जाता है, ये तो पता ही नहीं था कि अपने ये पिता मतलब को भी आप घसीट ले। पूरे मतलब कॉन्फिडेंस से कह रहे हो ये चीज़? बिल्कुल। 2019 में आप एक ट्वीट डालती हैं कि मैं अपने फौजी पिता के से प्राउड हूँ। 2023 में आप कहना शुरू कर देती हैं कि मेरे पिता ने मेरा सेक्सुअल हैरेसमेंट किया था। तो वो मरे हुए पिता तो आ नहीं सकते बताने के लिए। शर्मनाक बात है। वैसे हमारे हिंदुओं में, मैं एक हिंदू और एक प्राउड हिंदू हूं, मैं दोबारा से बोलूंगी मैं एक प्राउड हिंदू हूं। तो जितने मौलवी, बहुत सारे जो मेरे साथ डिबेट्स में भी बैठते हैं, जितने अपने आप को मुस्लिम स्कॉलर कहते हैं, वो अक्सर मुझे इस बात पर बहुत वो बहुत उत्तेजित हो जाते हैं जब मैं कहती हूँ मैं प्राउड हिंदू। लेकिन मैं आज भी कहती हूँ कि मैं प्राउड हिंदू हूँ और मुझे इसमें कोई डर नहीं। आपसे जो बन पड़े आप मेरे खिलाफ कर सकते हैं। तो ये लोग मुझे जब बोलते हैं कि तुम चुप बैठो, तो मैं चुप क्यों बैठूंगी? मैं तो अपनी बात पूरे दम खम से रखूंगी। तो स्वाति मालीवाल को भी मैं ये कई मंचों पे मैंने ये बात बोली हुई है। मैंने यहाँ तक कि प्रोग्राम रुकवा के ये बात बोली है कि मरे हुए पिता को कर्ज नहीं करते, नहीं कोसते। मरे हुए पिता को, माता को, किसी को भी नहीं कोसते हमारे हिंदुओं में। जब कोई मर जाता है तो हम उसके लिए बुरे शब्द नहीं कहते। अगर आपके पिता ने ऐसा कहा था तो आपको उस टाइम अपनी आवाज उठानी थी, आपके माता जी को आवाज उठानी थी। आप 8 साल डीसीडब्ल्यू की चेयरमैन थी, तब आपने क्यों फेविकॉल पी रखी थी? और 2019 में आप ही ने ट्वीट किया था यू आर प्राउड ऑफ योर फौजी फादर। तो 19 से और 23 में क्या हो गया ऐसा? तो शर्म आती है ऐसे लोगों को। पर मैंने ये भी बोला था कि ऐसी महिलाओं को, जो छोटी बच्चियां हैं, जो हमारे देश की बच्चियां हैं, जो उनको देखती हैं, रोल मॉडल समझती हैं, वो क्या देखेंगी? और ये ट्रेंड वैसे उसके बाद बहुत बढ़ गया कि छोटी बच्चियों ने, जब पिता ने डांटा बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए, या बहुत ज़्यादा मोबाइल फ़ोन मत यूज़ करो, बच्चे पढ़ने का समय है, अक्सर पिता डांटते हैं, माताएं भी बोलती हैं, लेकिन पिता अक्सर डांटते हैं क्योंकि पिता का रोल हमेशा कड़क होता है। तो जब पिता डांटते हैं तो ये मेरे पास ऐसे केसेस हैं कि इन्होंने पिता पे रेप केस डाल दिया। अच्छा, अपने ही पिता पे रेप केस डाल दिया। ये ऐसे आपके पास केसेस हैं? केसेस हैं। अच्छा। और जब माँ ने 2 थप्पड़ मारे, जब माँ को पता चला लड़की को, तो लड़की गई पुलिस स्टेशन और उसने बोला कि मैंने गुस्से में आके पिता के ऊपर रेप केस डाल दिया। ये झूठ है। तो ये सब उसके कहाँ? बाद कुछ नहीं हो सकता। एक बार फाइल हो गया केस तो फिर आपको उसी में से गुजरना पड़ेगा, प्रकरण में से गुजरना पड़ेगा। जो कि इसने, अतुल ने भी बोला है कि सिस्टम के फेलियर की वजह से मेरा दम घुट रहा है। पूरे सिस्टम की ओवरहॉलिंग कहीं चाहिए। मैंने अनेकों जगहों पे बोला है और आज नहीं बोला, मैंने हजारों लाखों बारी बात बोली कि सिस्टम की ओवरहॉलिंग की जरूरत है। और लड़कों का तो खुद का पैसा, जो कि इसने, अतुल ने बोला है कि मेरा पैसा मेरे ही खिलाफ यूज किया जा रहा है। मतलब आप ये देखिए, ये अतुल की कहानी नहीं है, हर घर की कहानी है। उसी लड़के का पैसा उसी के खिलाफ यूज करके जब हम जाते हैं कोर्ट में, वकील सिखाता है 6 का पैकेज डाल, 6 का पैकेज? 6 का पैकेज डाल। लड़के के ऊपर 498 है,
कुछ होने वाला नहीं है। 498 में अरनेश कुमार की जजमेंट आ गई थी जिसमें कि परिवार को गिरफ्तार नहीं करेंगे, और लड़के ने भी कुछ बहुत ही ज्यादा ब्रूटल कर दिया होगा, बहुत ही ज्यादा आपके पास एविडेंस होगा तब लड़का गिरफ्तार होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो मतलब ये जो आपने बहुत ही एक नेक इंसान थे, ये इनकी वजह से ये जजमेंट आ गई। हाँ। और अब इससे तो लड़कों को राहत मिल गई थी, तो अब क्या करते हैं, फादर इन लॉ के ऊपर रेप डाल, जितने मेल मेंबर्स हैं, लड़की के जो मतलब जो घर की लड़की हो उसके हस्बैंड के ऊपर रेप डाल, प्रेशर टैक्टिक्स की मतलब तरह सिस्टर के पति के ऊपर। सिस्टर के पति के ऊपर, भाई जो हो, जेठ हो, देवर हो, उनके ऊपर रेप डाल, अननेचुरल सेक्स डाल। 85 साल के बुढ़ों के ऊपर इन्होंने, बुद्धो इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरे को लगता है कि यार इन लोग ये ऐसे वर्ड्स यूज कैसे करती है। कहती है इस बुढ़े पे मैं रेप डालूंगी, लड़के को बता के जाती हैं। हाँ। और उसके बाद उस पिता के ऊपर, जो 85 साल का पिता लेटा हुआ है घर में, जिसको पैरालिटिक अटैक आया हुआ है, उसके ऊपर रेप डाल देती हैं। हर केस में लिख देंगी, 5 बजे उठ करके मेरे कमरे में आ जाता था, मैं कपड़े बदलती थी, बाहर से देखता था। एक लड़का है योगी आदित्यनाथ जी के साथ वो काम करता है, ऐसा उसने बताया है। मुझे पता नहीं वो कितना काम करता है, क्या करता है, मैं उसकी पुष्टि नहीं कर सकती क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि उसकी छानबीन करूं कि कितना करता है। उसने मुझे बताया कि मेरी वाइफ ने, मेरे जो माँ है, पिता है, माँ को तो अलग रह रही, माँ पिता वही रूम में रह रहे हैं, मेरी वाइफ ने घर का कब्जा कर रखा है, और उन्होंने आरोप लगाया है मेरे पिता के कि वो मेरे टॉयलेट में झांकते थे। अच्छा। ये ऐसे ऐसे आरोप लगाए हैं, और नोएडा पुलिस और फलाना पुलिस, सब पुलिस को लगा रखा है। हम सब घर छोड़ जाग के जा चुके हैं, घर में वो अकेले रह रही है, पूरे घर पे कब्जा कर रखा है। तो ऐसे तो ये एक पहला केस नहीं, ऐसे तो बहुत सारे नहीं केसेस। तो जैसे आपने कहा कि कोई बुजुर्ग है उसको पैरालिसिस अटैक भी आया है, मान लीजिए उसकी मेडिकल रिपोर्ट्स भी बता रही है, तो कानून को नहीं दिखेगा ये कि वो जा सकता है उठ के? अरे मैं तो ये कह रही हूँ कि दिखता, पहली बात तो एंटी मैन है सारा कुछ, वो जब तक एविडेंस, कितने सालों लग जाते हैं, इतने सालों, बस तारीख पे तारीख। जस्टिस, वही तो अभी आपको बोला कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। आपको 10 साल बाद, 20 साल बाद आपको एक्विटल मिल भी गई तो आप तो बलात्कारी घोषित हो गए। जैसे नाना पाटेकर, विवेक अग्निहोत्री, गणेश आचार्य पे जब मीटू लगाया तो ये तीनों बलात्कारी है ना, तीनों बलात्कारी हो गए, इनके ऊपर आरोप लगाया। तो अब जब तक इनका क्लियर भी हो गया, नाना पाटेकर को, नाना पाटेकर जी को तो क्लियरेंस भी मिल गई, सब क्लीन कुछ चिट भी दे क्लीन दी, चिट है। क्लीन चिट देने के बाद भी आज भी वो बलात्कारी ही है। क्योंकि जब बलात्कारी बनाया था तब तो हजारों लोगों ने डिस्कस किया, लेकिन क्लीन चिट दी तब किसी ने अच्छा, एक चीज ये देखी गई है डिस्कशन कि नहीं जब किया, क्लीन चिट मिलती तब तब वो कोई नहीं नहीं आता, तब डिस्कस करता। अनाउंसमेंट नहीं होते, मीडिया में नहीं आता है, बिल्कुल, क्राइम जरूर आ जाता है जी, पहले से, जबकि वो साबित ही वो बलात्कारी को बना करके सब अकाउंटेबल है, सब अकाउंटेबल हैं, इनकी सबकी अकाउंटेबिलिटी है। मीडिया भी नहीं दिखाती ना, उस चीज को नहीं दिखाती। आप सर्वजीत को क्या बना दिया था, पवर्ट, दरिंदा, दिल्ली का दरिंदा। सर्वजीत कौन है, वो लड़का सरदार जी जो कि रेड लाइट पे खड़ा था, तिलक नगर की रेड लाइट पे, जहां 100-200 बहुत बिजी रेड लाइट है, वहां पे 100 लोग आम तौर पे होते ही होते हैं। अब लड़की थी वो जसलीन कौर, एज पर उस लड़की वो आपके लिए काम कर रही थी उस समय। अच्छा, ये पुरानी बात है, 7-8 साल पुरानी बात है। उसने कहा कि मोलेस्टेशन कर दिया इन्होंने मेरा। पुलिस पहुंच गई, दिल्ली पुलिस घर पे। तो अब जब दिल्ली पुलिस घर पर पहुंच जाएगी, आपको अरेस्ट वरेस्ट करेगी, तो कितनी क्या होगा पूरे परिवार के साथ, कितना परिवार टूट गया। अच्छा, उस ऐसा होता है तब तो महिलाएं को बहुत ज्यादा चमक गई, उनको कोई दे रहा है 20,000, कोई दे रहा है 50,000, कोई कह रहा है नौकरी देंगे। अपने सारे केजरीवाल साहब ने भी और सबने उनको इनाम देने शुरू कर दिए, इनाम मिलने शुरू हो गए उनको। और वो तो कनाडा भाग गई, कनाडा निकल गई। बेचारा लड़का 6 साल तक कोर्ट के चक्कर काटता रहा, 6 साल। बताइए, रेड लाइट पे खड़े खड़े अपने बाइक पे भी मोलेस्टेशन हो जाता है, कोर्ट को नहीं दिखता। बताइए ना, कोर्ट को क्यों नहीं दिखा? रेड लाइट पे खड़ा है, क्यों नहीं दिख रहा कोर्ट पे? निकिता तोमर, मैं तो यहाँ पे लड़की का भी नाम ले रही हूँ, निकिता तोमर, जिसको डे लाइट में मर्डर कर दिया गया था बल्लभगढ़ में, आज तक उसे इंसाफ क्यों नहीं मिला? श्रद्धा के 35 टुकड़े कर दिए थे, आराम से बैठा हुआ है ना तिहाड़ जेल में, बिरयानी खा रहा है, लॉ की किताबें पढ़ रहा है, आराम से बैठा, लॉ की किताबें पढ़, और वो एक दिन छूट जाएगा। मैं तो ये हजारों बार बोली बात कि वो छूट भी जाएगा, छूट जाएगा, वो पढ़ ही इसलिए रहा, पढ़ ही इसलिए रहा है। और ना भी पढ़े तो उसे ये संदेश तो पहले दिन ही दे दिया गया था कि तुम छूट जाओगे, तुम चिंता ना करो, तुम छूट जाओगे, तुम 35 छोड़ो, 50 टुकड़े करो, कोई फर्क नहीं पड़ता इस देश में, इस देश का कानून बिकता है। तो यही तो अतुल ने कहा है कि सिस्टम ही पूरा गलत है। मैं तो टूट गया सिस्टम से। एक पत्नी से तो शायद मैं लड़ जाता, लेकिन ये पूरा सिस्टम को बदलने की जरूरत है। करप्ट जुडिशरी, करप्ट पुलिस,
बेईमानी हर जगह है। इतनी करप्शन से कैसे लड़ूं, किस किस जगह पे लड़ूं, कहाँ कहाँ लड़ूं। तो तब वो टूट गया था और उसके बेटे को, मेरे अंश को मुझे नहीं देखने को दे रहे। वही तो उसके दादा दादी भी रो रहे हैं। आंसू नहीं थम रहे दादा दादी के रोते रोते, इसलिए कि बेटे को देखने का, हमको तो देखने का भी नहीं मौका मिलता, हमको छूने का मन है। मेरा पोता है, मेरा अंश है, मेरा पूरा हक है उस पे। मैं उस बेटे को रखूं, लेकिन वो बेटा कब मिलेगा मुझे, और मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सही है। तो वो मेरे को हाथ पकड़ के बोल रही, बेटा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, दिलवा देगी ना। मतलब ऐसा भरोसा, ये पहली माँ नहीं है जिसको मेरे पर इतना भरोसा है। ऐसी लाखों माएँ हैं जिनको बहुत भरोसा है। क्योंकि जब एक बेटे के ऊपर फर्जी केस आता है, सबसे ज्यादा दुविधा में उसकी माँ आती है। आपको पिता के ऊपर भी बहुत दुविधा आती है, लेकिन पिता बोलता नहीं है, पिता अंदर अंदर घुटता है। लेकिन माँ रो रो के, माएँ बहनें बहुत परेशान हो जाती हैं। ज़्यादातर माओं को पैरालिटिक अटैक या हार्ट अटैक ऐसे आते, इतना कुछ हो जाता है। बेचारी माएँ उस टाइम बेटे का गम नहीं झेल पाती। ये तो अटल सत्य है। तो ये जो हमने महिला वुमेन एम्पावरमेंट का जो झंडा फहराया था, इसमें अगर सबसे ज्यादा भुक्तभोगी भोगी हैं तो माएँ और बहनें हैं। 1:2 का रेशियो है। बड़े खुल के बोल रही हूँ, दोबारा रिपीट कर रही हूँ, 1:2 रेशियो है। एक बहू जो CAW सेल में जाती है, फर्जी कंप्लेंट लिखाती है, आप उसकी सुनवाई करते हैं, वहीं पे एक माँ और बहन का रोना बिलखना, उसकी बातें आपको नहीं सुनवाई देती। आप ये लिख, कितनी तो माओं ने मुझे लेटर भेजा हुआ है कि CAW सेल ने बोला कि हम माओं की नहीं सुन सकते, हम बहू की सुनेंगे। तो फिर ये या गर्लफ्रेंड्स जाती हैं रेप का केस डाल करके, तब रेप का केस 20 लाख, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, मैंने खुद से देखे हुए सेटल होते। खुद से, दूसरों को भूल जाओ, जिसकी जितनी औकात, अच्छा, उतने पैसे दो। रेप तो रेप हुआ था या नहीं हुआ था, मुझे ये पूछना है। रेप केस जितनी देर में, अगर मैं और आप बैठे ना, पिज्जा आप में आपको, अगर आपको कहूँ कि पिज्जा डिलीवर कर लीजिए, मंगवा लीजिए, सॉरी, तो जितनी देर में पिज्जा डिलीवर होगा उतनी देर में रेप केस आ जाता है। छोटी सी अनबन और रेप केस आया। तो भय का माहौल किसके लिए? लड़कों के लिए। ये तो जैसे माँ और बहन भी पीड़ित हो रही हैं, नो डाउट, जब घर के लड़के पे बात आती है, तो फिर ये कैसा वुमेन एम्पावरमेंट हुआ? इसको तो मैंने कितनी बार स्मृति ईरानी जी से पूछा है कि मैडम ये कौन सा वुमेन एम्पावरमेंट है। स्मृति ईरानी जी से हजारों बार पूछा, मेनका गांधी से पूछा था। मेनका गांधी से जब मैं गई मिलने के लिए, उनसे मैंने कहा कि मैडम आप ये बताइए, ये एक तो मेल सुसाइड्स हो रही थी बहुत ज्यादा, तो उन्होंने मुझे अपने ऑफिस बुलाया। अब आपको कारण भी बताती हूँ कि क्यों ऑफिस बुलाया। मेल सुसाइड्स के बारे में मैं अक्सर लिखती हूँ, हर रोज लिखती हूँ आमतौर पे। उन दिनों मैं US गई हुई थी और वहाँ से भी मेरा कोई आर्टिकल आया था इंडियन एक्सप्रेस वगैरह में, तो मेरे सुसाइड्स के को लेकर ही था। तो उसके बाद जब मैं इंडिया वापस आई तो हमने ना, मेनका गांधी ने एक कहीं ट्वीट किया था या कहीं बोला था उन्होंने, ये एकदम से याद नहीं आ रहा कि क्या हुआ था, लेकिन उन्होंने ये बात बोली थी कि मेल सुसाइड्स के बारे में तो उन्हें पता ही नहीं। तो मैंने उन्हें घेरा, मैंने कहा आपके तो घर में हो रखी है, आपको नहीं पता? तो हमने खूब ट्रोलिंग करी थी उनकी। उसके बाद विवश होकर उन्होंने मुझे बुलाया था। कहाँ बुलाया था? वो सोचिए, अपने ऑफिस बुलाया था। अच्छा, मंत्री थी वो, वुमेन एंड चाइल्ड मिनिस्ट्री में थी तब। उन्होंने ऑफिस बुलाया, बरखा तुम मेरी ट्रोलिंग क्यों कर रहे हो? मैंने कहा तो मैडम मेल सुसाइड आपको पता नहीं है, तो आपको कहीं से तो हमको समझाना पड़ेगा ना। तो आपकी ट्रोलिंग हो रही थी और लगातार होती रहेगी, जो अगर आपको नहीं समझ आएगी तो। ये भी सत्य है, इसको बोलने से डरिए मत, खुल के बोलिए इसके बारे में, और अगर नहीं बोल सकते चुप रहिए। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि मेरे पास तो बहुत सारे लड़के कॉल करते हैं वुमेन एंड चाइल्ड में, हाँ, और एक पब्लिश भी हुआ था कहीं पे आर्टिकल कि बहुत सारे लड़के, हैरिस हस्बैंड जो है, आप देख भी सकते हैं हैरिस हस्बैंड कैसे कॉल करते थे वुमेन एंड चाइल्ड मिनिस्ट्री पे, अगर आप गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा, वो भी रिपोर्ट आ जाएगी। तो वो कॉल करते थे। तो मैंने कहा तो मैडम इसीलिए तो हम पुरुष आयोग की मांग कर रहे हैं, तो आप भी कहते हाँ बनना चाहिए, पुरुष आयोग बनवाओ। उन्होंने मुझे कहा बनवाओ, तो मैंने कहा तो मैडम आप लोग कुर्सी पे, तो आप लोग संभाल के बैठे हो कुर्सी, तो आप ही लोग आवाज उठाओगे ना। तो बंद कमरों में ये सारे मिनिस्टर्स, चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे NCW के, चाहे कांग्रेस के हों, चाहे अपने BJP के हों, चाहे
एनसीपी के हों, एनसीडब्ल्यू बोल दिया था मैंने, एनसीपी के हों, ये सब से बातचीत होती है और वो कहते हैं बंद कमरों में, तो सभी कहते हैं हाँ ये गलत हो रहा है, ये इस पर बदलाव आना चाहिए। किरण रिजिजू जी ने तो एक बार पार्लियामेंट में मेरे कहने से इस बात को उठाया था। आप चले जाइए हिस्ट्री में पार्लियामेंट के और ढूंढ सकते हैं आप लोग, आप सब लोग ये ढूंढ सकते हैं। उन्होंने 498 के बारे में जिक्र किया पार्लियामेंट में। जया भादुड़ी जी खूब जोर जोर से बरसने लग गई उनके ऊपर और अपनी मेड की बात शुरू कर दी उन्होंने। अच्छा, अब शर्म करनी चाहिए जया भादुड़ी को भी कि आप अपनी मेड की बात वहां पार्लियामेंट में, एक मेड की बात कर रही है, यहाँ 498 95% इसका मिसयूज है। ये तो इवन ये सब कुछ सुप्रीम कोर्ट कह चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर बार बार चिंता जताई है और उसके बावजूद आप उसको 498 ही डिस्कस कर रहे थे। किरण रिजिजू जी, क्योंकि मैंने सभी लॉ मिनिस्टर्स को मिला है, सदानंद गौड़ा, रविशंकर जी, किरण रिजिजू जी, अभी मेघवाल जी, सभी को मिला है और सबको ग्राउंड रियलिटी से अवगत कराया है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी को, मोदी जी को भी मुलाकात करी, उनको भी अवगत कराया इस पूरे मुद्दे से। तो मैंने जब उनको कहा तो उन्होंने मेरे कहने पर इस बात को उठाया पार्लियामेंट में, लेकिन उनको इतना जया भादुड़ी ने बोलने ही नहीं दिया। पुरुष तो पार्लियामेंट में भी बोल नहीं सकता। अभी आपने हाल में देखा होगा धनखड़ जी, क्या लिखा था, धनखड़ जी ने कहा जया भादुड़ी अमिताभ बच्चन से उनका नाम जोड़ा था, तो उन्होंने बोला कि अमिताभ बच्चन से मेरा नाम क्यों जोड़ दिया, उनकी तो कोई आइडेंटिटी नहीं है। और उन्होंने कितना धोया था धनखड़ जी को। मैं तो देख के हैरान हो गई थी कि धनखड़ जी ने तो उन्हें आदर सत्कार ही दिया था, रिस्पेक्ट ही दी थी, और उन्होंने इतनी बदतमीजी से बात करी। वो बड़ी क्लिप वायरल भी हुई थी जी। जया भादुड़ी का अस्तित्व, या कोई भी दुनिया में जया भादुड़ी को जानता है तो अमिताभ जी के द्वारा ही जानता है कि वो उनकी पत्नी, उन्होंने ऐसी, उनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। मेरा तो ऐसा मानना है, उनकी ऐसी कोई इतनी कोई बहुत बड़ी छवि नहीं थी। आज भी महानायक अमिताभ बच्चन जी ही हैं और वही सारी जिंदगी वही महानायक रहेंगे। तो अगर उनको ऐसे एड्रेस कर दिया गया, और वो उनके पति ही तो हैं, उन्हें बुरा किस चीज का लगा? क्या उनका रिश्ता इतना खोखला है? क्या पति पत्नी का रिश्ता इतना खोखला है कि उनको उनके नाम से बुलाया भी जाना उनके लिए इतना चिंताजनक हो गया कि उन्होंने इतनी बुरी तरीके से रिटेलिएट कर दिया? उन्हें मिर्ची कहाँ लगी? आज मुझे मेरे पति के नाम से बुलाया जाए, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। अपने स्वाभिमान को जिंदा रखना है, लेकिन अपने पति को जलील नहीं करना। और पार्लियामेंट में अक्सर जो बातें होती हैं, वो हर गलियारों में वो वीडियोस चलती हैं। वो वीडियोस जो हैं वो इंटरनेशनल लेवल पे जाके भी देखी जाती हैं। तो अपनी छवि ना धूमिल करे, भारत की छवि ना धूमिल करे। पार्लियामेंट एक ऐसा स्थल है जहां पे कानून बनते हैं, जहां पे इनजस्टिस किसी के साथ भी ना हो, इसके नारे लगाए जाते हैं। तो अगर मेरे पुरुष भाइयों के साथ इनजस्टिस हो रहा है तो ये भी तो गलत है। अगर महिलाओं के साथ जब इनजस्टिस होता है, निर्भया का कांड ले लीजिए, तो मेरे जो सारे पुरुष भाई हैं वो बाहर निकलते हैं, इस पे अपनी आवाज उठाते हैं। जब कैंडल मार्च हो रहा होता है तो उससे 80% पुरुष होते हैं। आप किसी भी उसको उठा के देख लीजिए, उसमें 80% पुरुष होते हैं उन प्रोटेस्ट्स में। लेकिन जब भी पुरुष के साथ कुछ गलत होता है, कितनी महिलाएं आ गई, कितने प्रोटेस्ट हो गए, क्या हो गया? कभी कुछ नहीं होता। और हम बराबरी की बात करते हैं। निर्भया जैसा कांड जब हुआ, हम सब ने एक सुर में बोला ना, हैंग द रेपिस्ट। हुआ भी ना। मैं रिपब्लिक पे सुबह से शाम तक बैठ रही थी, दूसरे चैनलों पे, टाइम्स नाउ वगैरह पे जा रही थी, इस पूरे मुद्दे पे बात रख रही थी। हैंग द रेपिस्ट होता है ना, पहले दिन से चालू कर देते हो। तो जो फॉल्स अक्यूजर है, जिसने फॉल्स अक्यूजेशन लगाया एक परिवार के ऊपर, तो उस पूरे परिवार का बलात्कार हुआ। आप ये क्यों नहीं कहते? मैं तो कहती हूँ, मेरे साथ बोलो, हैंग द फॉल्स अक्यूजर। 2-4 फॉल्स अक्यूजर्स को हैंग कर दो, आप देखो बदलाव आ जाएगा। जब मैं सुषमा जी को मिलने गई थी तो मैंने उन्हें बोला था कि मैडम 498 का, बहुत पहले गई थी जब यूपी की सरकार थी, तब 498 का बहुत दुरुपयोग हो रहा है मैडम, बहुत दुरुपयोग हो रहा है, कुछ करिए मैडम। उन्होंने बोला जब हमारी सरकार आएगी ना, हम इसे हटा देंगे। दोबारा गई, सर मैडम आपने हटाया नहीं, आपकी सरकार आ गई, आपने इसे हटाया नहीं।
आप मैडम छोड़ दीजिए हटाने को। स्क्रैप 498 की एक वकालत करने गई थी मैं उनके सामने। मैंने कहा मैडम रहने दीजिए, हटाते नहीं है, ये महिलाओं के काम आ रहा है, बहुत अच्छी चीज़ है, रखते हैं, लेकिन एक मिसयूज क्लॉज डाल दीजिए कि जिससे कि कोई भी इसे मिसयूज करे तो उसे जेल में डाल दिया जाए, जो इसे मिसयूज करे उसको भी उतनी बड़ी सजा मिलनी चाहिए। आज तक वो भी नहीं डल पाया, आज तक नहीं डल पाया। कोर्ट ने ये संज्ञान जरूर ले लिया कि 95% मिसयूज हो रहा है। अभी तो सरकार ने भी इसके ऊपर बातचीत करी थी कि चिंता जताई थी, तो चिंता जताते रहिए, बस बंद कमरों में बैठ के थोड़ी बहुत चिंता जता लीजिए, मेरे साथ भी तो जता आखिर लेते ये हैं। चीज़ें अप्लाई क्यों नहीं हो पा रही? क्या लगता है, आप इतने लोग से मिलते हो, आप मिनिस्टर से मिलते हो, अलग अलग लोगों से मिलते हो, तो फिर अप्लाई करने में दिक्कत कहाँ आ रही, कौन रोक रहा है? रैट रेस ऑफ वुमन अपीजमेंट, रैट रेस ऑफ वुमन अपीजमेंट के चक्कर में हम मार रहे हैं पुरुषों को, मरने दे रहे हैं, हमें उनकी पीड़ा नहीं दिख रही, उनकी पीड़ा, उनकी सफरिंग, यहाँ तक कि जो वो देश की धरोहर है, जो हमारे देश की जीडीपी के लिए काम कर रहे हैं, 80% पुरुष हैं उसमें जो जीडीपी के लिए काम कर रहे हैं, उनके बारे में हम कुछ सोच ही नहीं रहे हैं। यहाँ तक कि जो बेचारे ये जो पढ़े लिखे, अच्छा आपको पता है मर कौन रहा है? हम्म, डॉक्टर, इंजीनियर, सबका नंबर आएगा, हर प्रोफेशन में, सोल्जर, जो पॉलिटिशियन है वो मर नहीं रहा, उसके पास तो रुतबा है, पावर है, वो तो बच जाता है, लेकिन जो कॉमन पर्सन है इस देश का मर वो रहा है। लेकिन जिसके पास पैसा है, वो रिक्शे वाले के पास के ऊपर नहीं लगता ये सब आरोप फर्जी, बस पैसा ही नहीं है, वो क्या देगा? पैसा जिसके पास है आरोप उसी पे लगता है। तो ये लड़के जो बहुत ज्यादा लायक हैं, चाहे वो एआई इंजीनियर हो, चाहे वो दूसरे डॉक्टर हो, बड़े बड़े साइंटिस्ट आते हैं मेरे पास, अच्छा, साइंटिस्ट, उनके ऊपर आरोप लगे हुए हैं, उनकी बहनें इतना रोती हैं। एक लड़की आई थी पटना से, मेरे पास मिलने आई थी, उसके ऊपर, वो उसका भाई साइंटिस्ट था, उसके पूरे पूरे परिवार के आरोप था, वो पूरा परिवार घर छोड़ के भाग गया था। मैंने उन्हें समझाया भागने से कुछ नहीं होगा, आपको डेट जाइए, सब कुछ अटेंड, मैंने पूरे तरीके से समझाया। एक और लड़की का केस था, वो भी पटना से ही है, जिसने कहा कि सोनी टीवी ने, मतलब वो लड़के की बहन थी। अब सोनी टीवी में आपको पता है वो एक करते हैं ना, अमिताभ जी के साथ एक प्रोग्राम करते हैं, क्या नाम है उस प्रोग्राम का जो अमिताभ जी करते हैं, जिसमें क्वेश्चंस पूछते हैं, कौन बनेगा करोड़पति, उसमें उन्होंने क्वालिफाई कर लिया था। आप सोचिए कितने लाखों लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, फिर क्वालिफाई करते हैं। तो उनको एक कॉल आया सोनी टीवी से और उनको कहा गया कि आप सेलेक्ट हो गई हैं। तो उसके बाद कुछ उन्होंने एक कुछ क्वेश्चन थे, उन्होंने भेजे कि ये भर दीजिए, वही डिटेल्स वगैरह होती हैं, तो उन्होंने भरा। उसमें एक क्वेश्चन था कोई केसेस तो नहीं है उनके ऊपर, तो उन्होंने लिखा कि हाँ मेरे पर मेरी भाभी ने 498 और एक दो जो भी और केसेस डोमेस्टिक वाले ये सब कॉमन है, ये सब तो मेंटेनेंस, ये सारे केसेस जो हैं ये बड़े कॉमन होते हैं, ये सब डाल रखे हैं। तो हॉट सीट में जो सेलेक्ट हो गई थी उस लड़की को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। हम्म, अब वो लड़की ने तो, पूरी जिंदगी का सपना था मेरा हॉट सीट पे अमिताभ जी के साथ बैठना है, ऐसा उनका सपना था, उन्होंने मुझे बताया। किसी भी लड़की का होगा, इसमें मैं उस लड़की को गलत नहीं ठहराती। वो रो रो के फूट फूट के रो रही थी कि मेरा तो बड़ा मन था कि मैं उसमें बैठूं, लेकिन उन्होंने उसे रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि ये सोनी टीवी ने मेरे साथ बहुत गलत किया। उन्होंने अमिताभ जी को ईमेल्स लिखी और बहुत जगह ईमेल्स लिखी कि ये गलत हो रहा है, मेरा क्या कसूर है, मेरी भाभी ने लिखा दिया मेरा नाम, तो मेरा क्या कसूर है? तो मैं जो आपको पहले बात बता रही थी कि महिलाएं तो और ज्यादा प्रताड़ित हो रही हैं, जो वुमेन एम्पावरमेंट की बातें आप कर रहे हो, जो अक्सर जो दूसरी महिला होती है ना, जो जिसे नंद कहते हैं, जो कवारी होती है, जिसकी शादी नहीं हुई होती, उसको भी दिक्कत हो जाएगी। सब उसकी पढ़ाई छूट जाती है, उसकी हम्म, शादी नहीं होती, और इसी चलते उसकी सोसाइटी का प्रेशर अलग होता होगा। सोसाइटी का इतना प्रेशर होता है। और मैं तो ऐसे ऐसे लड़कियों को जानती हूँ। अभी अभी हाल में ही मुझे प्रतीक भैया के शो में, न्यूज़ 18 के शो में एक लड़की मिली थी रोहिणी से, वो बहुत परेशान थी, उसके भाई के ऊपर बहुत सारे केसेस हैं, और वो फूट फूट के, मतलब अपना रोना नहीं रोक पा रही थी कि मेरे भाई पे मेरी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, अपनी दिल्ली की ही लड़की। तो अक्सर मेरे पास ऐसे केसेस भी आते हैं जहाँ पर लड़के की बहन ने भी खुदकुशी कर ली। अभी एक लड़के की बहन? बहन ने भी, अरे हरियाणा का एक केस था जिसमें बहन ने मुझे कॉल किया अच्छा, और उसने बोला कि मैडम जल्दी आ जाइए। मैंने कहा क्या हो गया? बोले, सब कुछ खत्म हो गया, विनाश हो गया, अच्छा, सब विनाश हो गया। हम्म, मैं समझ नहीं पाई, रो रो के बुरा हाल था।
मैंने कहा आती हूँ। रास्ते में उसको 2-4 बार कॉल किया, जितनी बार कॉल करूँ रोई जा रही। घर पहुंची तो पता चला कीटनाशक पी लिया माता पिता और लड़के ने। लड़के ये हाँ, और ये गांव का केस है। जो लोग बोलते हैं ना शहरों में ये होता है, बस गांव में नहीं होता। गांव तक सब कुछ गांव में भी होता है, वहां तक भी ये पहुंच गया है। ये कहर वहां के भी पुरुषों को नहीं बख्श रहा। हम्म, उस परिवार ने आखिरकार कीटनाशक क्यों पी लिया? मतलब वो जो माता पिता मरे थे, हम्म, गांव में थोड़ी जल्दी शादी हो जाती है। आपको बता नहीं सकते, मुझे तो लग ही नहीं रहा था कि ये इस बेटे के माता पिता हैं। 50 की उम्र होगी उनकी, काफी कम उम्र के माता पिता थे। तो उन्होंने कीटनाशक इसलिए पी लिया क्योंकि उन्होंने पैसे भी दे दिए थे। बहू जो थी बहुत प्रताड़ित करती थी, मारती पीटती, गंदी गंदी गालियां देती थी 24 घंटे। उसकी बहुत बड़ी डिमांड थी पैसों की। एग्जैक्टली तो मुझे नहीं याद आ रहा कि कितने की डिमांड थी, लेकिन उन्होंने लाखों रुपए दे दिए थे। देखिए हर केस का अमाउंट तो याद रखना मेरे लिए संभव नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा अमाउंट था क्योंकि मेरी दिल दहल गया था कि अच्छा इतना अमाउंट देने के बाद भी ये हो गया। उसके बाद उसने इतना जलील किया कि फादर इन लॉ मतलब ससुर के गले में जूतों की माला डाल दी। अच्छा, जूतों की माला डालने के बाद वो ससुर और उसकी पत्नी और वो बेटा इतने जलील हुए कि उन्होंने सोचा कि अब इस लीला को समाप्त कर देना चाहिए। पुलिस को उन्होंने इत्तला भी की थी मरने से पहले कि अब हम मर जाएंगे, क्योंकि पुलिस को उन्होंने हैरेसमेंट के बारे में सब बताया था। जो जो रोज उनके साथ हो रहा था उसके बारे में पुलिस को अवगत कराया था, लेकिन पुलिस कुछ नहीं करती। पुलिस उल्टा 12 बजे रात को आती है अक्सर लड़के के घर में। अक्सर ये ट्रेंड है। अच्छा, वहां पे डराएगी धमकाएगी। एक्सटॉर्शन, ये अड्डे हैं, एक्सटॉर्शन, ब्लैकमेलिंग, एक्सटॉर्शन के अड्डे हैं। यहाँ पे लड़कों को खूब डराया जाता है, धमकाया जाता है। जो हम स्टार्टअप इंडिया लेके आए, स्टार्टअप इंडिया, उसका भी आपको केस बता देती हूँ। एक स्टार्टअप वाले लड़के ने मुझे कांटेक्ट किया। 35 लोगों की कंपनी है। अच्छा, 35 लोगों की टोटल। स्टार्टअप इंडिया को हमने इतना प्रमोट किया है और उसके काफी अच्छे रिजल्ट्स भी हैं। लेकिन उसका एक ये देख लीजिए दूसरा पहलू। स्टार्टअप इंडिया के तहत एक लड़के का जो स्टार्टअप था, उसमें एक लड़की ने जो उसका ओनर था उसके ऊपर आरोप लगाया बलात्कार का। अच्छा, कैमरा में सब कुछ एविडेंस था कि वो लड़की कब आती थी कब नहीं आती थी। एक दिन पहले जो बॉस था उसने उस लड़की को कहा था कि तुम्हारा काम ठीक नहीं है, ईमेल पे, कंपनी की ईमेल से कि तुम्हारा काम ठीक नहीं है और हमें आपकी आगे सर्विसेज नहीं चाहिए। दूसरे दिन ये आरोप आया, पुलिस की फोन आई, 2 बजे रात को उसको खूब धमकाया गया, डराया गया। अच्छा, उसकी माँ आई, सुबह 5 लाख रुपए दिए केस को ठंडा करने के लिए, जबकि मैं पूरी 2 घंटे उसके लड़के की मदद करती रही और उससे बोला कि डरो मत, कुछ भी नहीं होगा, अगर तुम्हारे पास प्रूफ है कुछ नहीं होगा। लड़का तो मान गया था, लड़के की माँ नहीं मानी। फिर केस 5 लाख केस खत्म नहीं होता, थोड़ा सा ठंडे में चला जाता, फिर उठ जाता है। अच्छा, जिसको खून लगा उसे क्या है। ये तो लंबा खिंच जाएगा बिल्कुल। और वो प्रताड़ित, वो अपना फ्यूचर बना। यही है, ये करोड़ों की इंडस्ट्री है, सब तरफ पैसे उगाओ, सब तरफ पैसे कमाओ। 498 तो कितनी करोड़ों की इंडस्ट्री। मेरी YouTube पे वीडियो डला, आप जाके देखिए। उसमें हमने खुलासा किया हुआ है। आपने कहा कि हर जगह करप्शन है, पूरा सिस्टम करप्ट है। तो जैसे अभी अतुल सुभाष के केस में भी हमने देखा कि मतलब उसने जज साहिबा के लिए भी बहुत चीजें बताई। तो आप ये बताइए, अगर ये चीजें साबित निकल के आती हैं सामने कि भाई ये पुलिस वाला भी गलत किया या जज ने किया या लॉयर ने, क्योंकि हर जगह करप्ट लोग भी हैं, अच्छे लोग भी हैं, बिल्कुल। तो आप मुझे ये बताइए कि फिर इनके खिलाफ क्या एक्शन होता है? तो कुछ भी नहीं होता, थोड़े दिन के लिए सस्पेंड हो जाएंगे, फिर बेहाल हो जाएंगे, बस दैट्स इट। भले कितनों की भी जान चली जाए, अरे घर बर्बाद हो जाए, परिवार बर्बाद हो मरने जाए। 2 सालों को यही सुनना है, मैं तो दिन रात यही सुन रही हूँ। मरने 2 सालों को तुम्हें क्या है? इतना काम अगर महिलाओं को लिए गया हो तो तुम्हें तो वुमेन एंड चाइल्ड इंडस्ट्री में जगह मिल गई होती। पागल हो तुम? तुम्हारे जैसे पागल इस दुनिया में पैदा क्यों हो जाते हैं? आपको ये सुनने मिलता है दिन रात। मेरे को क्या मिलता है? मर्डर थ्रेट्स, रेप थ्रेट्स।
अच्छा। बस रोहित सरदाना के शो में आज से तकरीबन 9 साल पहले एक गोल्ड मेडलिस्ट, मुझे नाम नहीं याद है उन महिला का, सिर्फ हम 3 लोग डिबेट पे थे, रोहित सरदाना जी, क्योंकि आज वो हमारे बीच में नहीं है, मेरे बहुत परम मित्र भाई थे, रोहित सरदाना जी थे, और मैं थी, और वो तीसरी एक महिला। इशू क्या था वो भी भूल गया, इतनी साल पुरानी बातें मुझे नहीं याद रहती, लेकिन वो गोल्ड मेडलिस्ट महिला ने जो कहा था वो उसकी गूंज मेरे दिमाग में आज भी है। उन्होंने ऑन एयर, जिसको जी टीवी पे, जिसको पूरी दुनिया में देखा जाता है, काफ़ी अच्छी व्यूअरशिप थी, है भी, आज भी है, उस पे उस महिला ने कहा कि बरखा त्रेहन का जब रेप होगा अच्छा। तब उसे पता चलेगा। ऐसा एक महिला ही कह रही है। ऐसा एक महिला कह रही है। तो मैंने उनको इसके जवाब में ये कहा कि मैडम, मेरे इतने शुभ चिंतक, एक महिला का इतनी महिला शुभ चिंतक है तो भगवान ही मालिक है। उसके बाद मैंने उन्हें कुछ भी नहीं कहा, बस इतनी बात बहुत सहज स्वभाव में कही। अक्सर मेरे को डिबेट में जब कोई काउंटर नहीं कर पाता, लॉजिकल नहीं हो पाता, नगमा आपने सुना होगा, कांग्रेस स्पोक्स पर्सन थी, अभी क्या है वो मुझे नहीं पता, लेकिन जिस दिन वो मेरे साथ डिबेट पे बैठी थी, रिपब्लिक टीवी का डिबेट था, अर्नब गोस्वामी ऐसे होस्ट कर रहे थे, मुझे आज भी याद है। तो नगमा ने मुझे कहा बंद सवर के बैठ जाती हैं। मैंने उनसे कहा कि हम जिस डिबेट पे बैठे उस पे लॉजिकल होके बात करिए, होमवर्क नहीं कि आपको पता तो नहीं कुछ था, और ही है, आपको पता है कि टॉपिक क्या है, आप होमवर्क करके आई हैं, बस के बैठ गई हो, और मेरे कपड़ों की चिंता ना करते हुए, क्योंकि मैं तो 5 डिबेट पहले करके आ चुकी हूँ और तब ये छठा कर रही हूँ, मेरे कपड़ों की चिंता ना करके मैं बनी हूँ या सबरी हूँ या नहीं हूँ, इस पे टिप्पणी ना करके आपको शर्म आनी चाहिए, आप लॉजिकल होकर यहाँ पे बात करिए। तो ये तो अक्सर होता है कि जितने भी लोग टीवी पे मेरे साथ ऑपोजिट में बैठे होते हैं वो अक्सर मेरे कपड़ों पे या मेरे पहनावे पे पता नहीं क्यों आ जाते हैं। मतलब मैं मैंने ऐसा तो इवन क्या, अभी आपका एक और डिबेट देखा था, लोकमत में जो हो रहा था, वहाँ पे सब फीमेल ही थे और साथ में डिबेट कर रहे थे। वो मुझे तो ऐसा लगा कि एक तरफा आप ही थी और बाकी सब आपके पोज में थे। वहाँ पे तो ये भी तनुश्री दत्ता भी थी जी, और भी लोग थे। तो ऐसा ऐसा क्यों होता है, किस वजह से होता है? उसमें तो आप ये देखिए, एक तरफा होने के बावजूद, क्योंकि इस तरफ की बात हम करनी नहीं, ये फैशनेबल नहीं है, इस पे आपको कुछ नहीं मिलेगा। बताया तो, रेप थ्रेट, मर्डर थ्रेट, ये मिलेगा, या आपके न्यूड वीडियोस चलेंगे, आपको ट्रोल किया जाएगा, ये मिलेगा। मेरे को एक पैसा नहीं दिया किसी ने आज तक, बल्कि जलील ही किया हर प्लेटफॉर्म पे। तो इसको करने के लिए कुछ मिलेगा नहीं ना, उसको करने के लिए तो आपको बहुत कुछ, $1 मिलियन मिल रहे हैं आपको उसको करने के लिए। मेरे हाथ को ऐसे पकड़ पकड़ के दबाया जा रहा था कि मैं चुप हूं, आप उसके बावजूद मैंने इतना बोला है। अच्छा। मेरे हाथ को प्रेस किया जा रहा था कि चुप चुप चुप। चुप क्यों कराते फिर, बुलाए? मुझे तो हर जगह पे चुप कराया जाता। मैं एनडीटीवी पे कविता कृष्णमूर्ति के साथ एक डिबेट कर रही थी, उसमें सिर्फ 2 लोग थे, मैं और वो, और एंकर। मेरे माइक को म्यूट कर देते थे ये लोग, और हम डिबेट पता है किस पे कर रहे थे, इसको तो मैं कभी नहीं भूलूंगी, क्योंकि वो पहला ऐसा उपलक्ष्य था, ऐसा मौका था जब मैंने उसको कविता कृष्णन, क्या है कविता जो है विमेंस राइट्स के लिए वो काम करती हैं, उनको मैंने इतनी पास से देखा था। तो नैंडी टीवी वालों ने मुझे इनवाइट किया कि मनोहर लाल खट्टर ने बोला, रेप केसेस जो होते हैं वो अक्सर जो आपस में हम जानते हैं एक दूसरे को, ये मनोहर लाल खट्टर जी ने कहा कि जान पहचान होती है, वहीं पे फिर वो बाद में रेप निकल के आता है। तो मैंने कहा बिल्कुल सच कहा है उन्होंने, क्या गलत कहा है। आपसी सहमति से जब रिश्ता बनाया जाता है तो उसे रेप क्यों नाम दिया जाता है? कॉन्सेक्सुअल सेक्स इज नॉट रेप। तो मनोहर लाल जी तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, खट्टर साहब तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। भाई तुम जानते होते हो एक दूसरे के साथ, पहले घूमते फिरते हो, फिर और ज्यादा घूमते हो, फिर गिफ्ट लेते हो, फिर छोटा गिफ्ट लेते हो, फिर बड़ा गिफ्ट लेते हो, फिर चांदी सोने का गिफ्ट लेते हो, फिर हीरे का गिफ्ट लेते हो, फिर बाहर घूमने जाते हो, सेक्स करते हो, ओए रूम में जाते हो, हनुमान चालीसा तो ना पढ़ने जाते हो, सेक्स ही तो करने जाते हो। तो सेक्स करने जाते हो तो आरोप लड़की के ऊपर क्यों? बलात्कारी लड़का क्यों? लड़की क्यों नहीं बलात्कारी? हम लड़की को क्यों नहीं कहते? लड़का गोद में तो नहीं ले जाता ना उठा करके। तो इसके ऊपर सेक्स, इस पे बात हो रही थी, तो मेरा माइक म्यूट किया जा रहा था बार बार। तो मैंने कहा कि तो मुझे बुलाया क्यों है तुमने? अगर एक तरफा ही बात जानी तो उसी को बुला लेते, मुझे मत बुलाते। जब मुझे बुलाया है तो मुझे तो तुम्हारे माइक की भी जरूरत है, मैं इतना चीख लूंगी ना, इतना चिल्ला दूंगी, मैं अकेली, मुझे माइक वाइक की जरूरत नहीं तुम्हारे। तो आप अगर मेरा माइक डाउन भी करोगे, और फिर मैंने उस शो में अपनी बात रखी
बराबर रखी। मैंने कहा कि नहीं, या तो ये शो चलेगा, हम्म। या तो मेरी बात जाएगी, और या तो नहीं चलेगा। तो मतलब ये तो समझ ही नहीं आता, ये कैसा डिस्कशन हुआ कि माइक भी बंद करना है और शो भी ये चलाना तो है, अब अक्सर किया बुलाना भी। जाता है, ये तो अक्सर किया जाता है। अभी श्रद्धा मर्डर पे मैं तकरीबन 20 चैनलों पे थी। हम्म। मैंने डे 1 से, जिस दिन मर्डर हुआ था उसी दिन मैं फर्स्ट डे बैठी थी, और मैंने फर्स्ट डे ही कहा था कि अगर किसी पुरुष के अगर ऐसे ही टुकड़े काटे जाएंगे तो क्या आप डिस्कशन करोगे? ये बात बोला था। आप इसको गूगल कर सकते हैं, आपको लोगों को मिल जाएगा। हम्म। इंडिया न्यूज पे डिबेट था। जी। उन्होंने बोला हाँ जी बिल्कुल करेंगे। हम्म। उसके 1 महीने के अंदर ही हम्म। यही दिल्ली का एक केस आ गया, जहां एक महिला ने अपने पति को उसी तरीके से काट दिया, उसको फ्रिज में रखा, सफेदी कराई कि बदबू बाहर न जाए, और उसको डिस्पोज ऑफ करने बाहर जा रही थी। सेम वही था जो श्रद्धा के साथ, एक ने भी नहीं डिस्कस किया। अच्छा, जहां जहां भी अब मैं बाद में जा रही थी तो इस बात वो बोल रही थी, तो जैसे ही मैं ये बात बोलती थी वो म्यूट कर देते थे मेरे को। हम्म। क्योंकि अगर लड़का मर जाए तो कोई इट्स ओके, फैशनेबल है, कूल है, लड़का मरना कूल है। लड़की की बात नहीं करेंगे हम, लड़कों को गालियां देंगे, भद्दी भद्दी गालियां देंगे, लड़कों को कोसेंगे। आज मैं अगर लड़कों को कोसना शुरू कर दूं ना, भद्दी भद्दी गालियां शुरू कर दूं, तो जितने देश के फेमिनिस्ट है ना, जितनी पार्टियां, वो मुझे बुला लेंगी। पार्टियां, पॉलिटिकल पार्टियां भी बुला लेंगी। और जितने देश के जो फेमिनिस्ट, फेमिनाजीज हैं, मैं तो कहूंगी जो देश को तोड़ने वाली ताकतें हैं, ये सब मेरे को बुला लेंगे। जो मेरी PIL चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, आप उसे भी गूगल करिए। मैरिटल रेप लॉ को लेकर के पुरुष आयोग ने एक PIL फाइल करी है। इसमें हम अपोज कर रहे हैं, जो एक मैरिज के अंदर हम एक रेप लेके आ रहे हैं, जिसकी बातचीत हो रही है, जो एक फेमिनाजीज की जो लॉबी है वो एक और ऐसा कानून लाना चाहती है, जबकि ये ऑलरेडी कवर्ड है, इसके ऊपर पहले से ही कवर्ड है, लेकिन फिर भी उनको शांति नहीं मिल थोड़ा सा रही। समझाएंगे इसको आप कि हाँ। समझ सके व्यक्ति। जब जी। एक महिला और पुरुष के बीच में फोर्स सेक्स होता है, तो वो पत्नी, पहले ही उसके पास कानूनी अधिकार है कि वो कोर्ट जा सकती है, अपने हस्बैंड के खिलाफ कंप्लेंट दायर कर सकती है पुलिस स्टेशन में, अपने आप को उससे अलग कर सकती है। हर चीज का प्रावधान पहले ही है, कोर्ट ने दे रखा है, उसकी सुनवाई पहले ही है। ऐसे ही डोमेस्टिक वायलेंस भी एक्ट जो है वो जेंडर न्यूट्रल नहीं है, सिर्फ महिला यूज कर सकती है, पुरुष नहीं यूज कर सकता। हमारी मांग यही तो है, हमारी 2 ही तो मांगे हैं, जेंडर न्यूट्रल लॉज भारत में, सबके लिए एक समान कानून। और दूसरी मांग है कि पुरुष आयोग का गठन, एक मेंस कमीशन का गठन सरकार द्वारा हो, क्योंकि 51% पुरुषों में करोड़ों अरबों पुरुष आते हैं, तो उनकी तो सुरक्षा का जो पूरा दायित्व है वो सरकार के ऊपर है। सही। तो ये जब होता है, जब ऐसी जो धाराएं लगती हैं पुरुष के, तो उसकी कहीं सुनवाई ही नहीं होती है, तो इसीलिए वो थक टूट जाता है। इसीलिए मैंने जब ये तो बड़े आसानी से लगाया जा सकता हाँ, तो मैरिटल रेप है, हाँ। इसको हम इसीलिए अपोज कर, मैंने सारे टीवी चैनल्स पे और इसके ऊपर कई राइटअप्स भी हैं मेरे, आप लोग गूगल कर सकते हैं, जिसपे मैंने इसे अपोज किया है, क्योंकि इससे पूरी विवाह की संस्था खत्म हो जाएगी, फैमिली सिस्टम खत्म हो जाएगा, जो भारतवर्ष पूरी दुनिया में अपने फैमिली सिस्टम की वजह से कामयाब है। आप आज भी देखिए कि जो हमने वेस्ट को एप किया, वेस्ट टूटा हुआ था, बिल्कुल डिस्टर्ब था, वेस्ट में कुछ भी नहीं बचा, वो आज हमारे कल्चर को अडॉप्ट कर रहा है। जो वो फेंक देते हैं उसको हम अपने इधर ले आते हैं। अगर उनके पास जेंडर न्यूट्रल कानून है तो हमारे पास क्यों नहीं है? मीटू डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था बकवास है, बेकार है, उसने कहा था यूजलेस, बोगस मूवमेंट, हम अपने देश में क्यों उठा के ले आए? तभी तो मेंटू लेके आई थी मैं आप, कि मेंटू, अरे दूसरा वर्जन भी तो सुनो, कि पुरुष ने क्या किया, महिला ने जो कह दिया, वो क्या, जो सारी महिलाएं वो सीता है और जो सारे पुरुष हैं वो रावण है? किस किताब में लिखा है कि जो महिला ने कहा है वो सच है? ना कि आप पुरुष की बात करती हैं, कंगना रनौत तो कहती हैं कि 99% पुरुष ही मतलब वो होता है अक्यूज्ड। कंगना रनौत को ये पूछिए कि ये आंकड़ा उन्होंने दिया कहाँ से है और उन्होंने कितने पुरुषों को यूज किया यहाँ तक पहुंचने के लिए। कंगना रनौत ने कितने पुरुषों को यूज किया, आज जहां वो पहुंची है, जिस मुकाम पे पहुंची हैं, वहां तक पहुंचने के लिए कितने पुरुषों को यूज किया, इसके बारे में वो अध्ययन करें, अपने दिमाग में सोचें, चिंतन करें और देश को बताएं। तो मैं आपको बता रही थी मैरिटल रेप लॉ के बारे में। तो मैरिटल रेप लॉ में
वाइफ हस्बैंड के बीच में आफ्टर ऑल शादी होगी, सेक्स होगा। फोर्स सेक्स हुआ है या कॉन्सेक्सुअल सेक्स हुआ है, ये कैसे किस तरीके से पता चलेगा? एक तरफ से हमारे कोर्ट जो कह रहे हैं कि एडल्टी को डीक्रिमिनलाइज कर दिया, जिसके साथ मर्जी जाओ, जहां मर्जी सो, जो मर्जी करो। उन्होंने कहा कि इसको हमने डीक्रिमिनलाइज कर दिया। एक तरफ से हम बेडरूम में थानेदार लगा रहे हैं, तो जज साहब बैठेंगे बेडरूम में पता करने के लिए कि ये सेक्स फोर्स था कि नहीं था, क्योंकि लड़का तो कैमरे में रिकॉर्ड करे, फिर जज साहब को दिखाए कि नहीं सर आज फोर्स नहीं था। और ये कैमरा कब तक खेलेंगे? कंसेंट फॉर्म भरवा लिया, कंसेंट फॉर्म 5 मिनट बाद खत्म हो गई जी हमारी कंसेंट, लेकिन लड़के को तो नहीं पता। या आज मैं विवाह कर रहा हूँ, मेरे विवाह को अभी 2 दिन हुए हैं, अब लड़की ने फोर्स सेक्स डाल दिया, वो तो कह रही है कि मेरे को तो जेल करवा देगी, मेरा तो पूरा जिंदगी लुट गई, मेरे परिवार लुट गया, मेरे माँ बाप लुट गए, हम तो उसको पैसे देते देते नहीं थकेंगे। तो 2 महीने की शादी में भी इतनी बड़ी एलिमनी मांग लेती हैं, मेंटेनेंस एलिमनी। 20 साल वाली भी मांग रही है। अभी तो ग्रे डिवोर्स बड़ा हमारे देश में बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ग्रे 50 साल वाली आ रही हैं आगे, और वो कह रही हैं कि अब नहीं रहना, हमें तो डिवोर्स चाहिए, नहीं रहना। ऐसे ऐसे आपको ग्राउंड्स बताऊं, आप हैरान रह जाओगे। मैंने एक महिला से पूछा, वो महिला आई थी मेरे पास कि मेरा डिवोर्स करवा दो। मैंने पूछा मैडम में से किस लिए डिवोर्स आपको चाहिए, बताइए। तो वो किसी मित्र द्वारा आई थी, तो उनको ये नहीं पता था, कुछ मेरे बारे में नहीं पता था, उनको बस ये बताया गया था कि ये तुम्हें काउंसिल करेंगे, बता देंगे अच्छे से। तो आई, तो मैंने कहा क्या हुआ? कह रही है सेक्स में मजा नहीं आता। अच्छा। तो मैं एक्सप्लोर करना चाहती हूँ बाहर, तो इससे डाइवोर्स ले लूँ जब से ये दिखे ना मुझे। तो मैंने कहा तो फिर आपने क्या सोचा है? कह रही अमीर तो बहुत है, एलिमनी तगड़ी वाली मिल जाएगी, प्रॉपर्टी में हिस्सा ले लूंगी, बस और क्या है, इसको बाहर निकालो तभी तो ये हो पाएगा। मैंने बड़ा सोचा, मैंने कहा ये क्या है। उसके बाद मैंने एक ग्रे डिवोर्स के ऊपर एक आर्टिकल लिखा है, जो कि छपा था अभी, पता नहीं कौन से, टाइम्स ऑफ इंडिया में आया था शायद, उसमें छपा था, आप पढ़ सकते हैं आप लोग। तो ये इतना प्रचलन हो गया कि मेरे को अपनी हॉबीज करनी है। 50-60 साल बाद उनको याद आ रही है कि पति के साथ नहीं रहना। मतलब इमोशंस वगैरह तो कहीं रही नहीं है, कुछ संस्कृति। नहीं, ये कोई भारत है वैसे, तो यहाँ तो दिख नहीं रहा कुछ की संस्कृति रह गई, इमोशंस रह गए, इसकी संस्कार रह गए। इसे राइजिंग ट्रेंड है ये इसका, अच्छा। क्योंकि वो बता रही है हम सशक्त महिलाएं हैं, वो सशक्त महिला है। लेकिन अगर लड़का अगर ऐसा बोले कि उसे डिवोर्स चाहिए, तो वो तो वाइफ बीटर है, वो तो बड़ा गंदा आदमी है, उससे बड़ा तो जलील इंसान कोई नहीं होता, तो रावण है वो बहुत गलत है। अगर वो डाइवोर्स की बात करते तो वो तो, उससे तो बुरा राक्षस कोई नहीं हो सकता इस दुनिया में। लेकिन महिला अगर कहे तो वो एम्पावर्ड है, प्रोग्रेसिव है, उसको पूरा हक है। 50-60 साल बाद जब उसके जब हस्बैंड थोड़ा 2-4 साल बड़ा ही होता है, उसके अंदर कुछ नहीं बचा है, उसके अंदर 100 बीमारियां लग गई हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड्स जैसे भी बढ़ गए हैं, और हजारों बीमारियां लग गई हैं, पैसे की भी बहुत ज़्यादा अब कमाने की क्षमता नहीं बची है, पैसा कमाना बंद ही कर दिया है, या जो आपके पास जो आपकी LIC पॉलिसीज़ वगैरह भी होती हैं, वो भी बहुत ज़्यादा ख़त्म हो चुकी होती है उस उम्र के पड़ाव में जब आपको पैसे की ज़रूरत नहीं होती। और मेरे मानने में तो पैसा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, एक दूसरे का साथ इम्पोर्टेंट है। उस टाइम पे जा करके आप उसे धत्कार रही हैं, तो ये एक राइजिंग ट्रेंड है। इसको भी कैसे आंका जाता है? ये महिला सशक्तिकरण है। तो अच्छा, देश का दुर्भाग्य है। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा भी है क्या? क्योंकि ऐसा लग रहा सिर्फ अंदर ही गड़बड़ नहीं है, कुछ बाहर से भी समस्या तो नहीं दी जा रही है, एक्सटर्नल फंडिंग जैसे हो गई, या फिर समझो हमारे धर्म को या हमारे यहाँ जो संस्कृति है उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही हो। ये एक साइलेंट एक प्रहार हो सकता है जो लोग समझ ना पा रहे हों और मॉडर्निटी के चक्कर में सब बर्बाद कर लें अपना। मोर देन अ डेकेड हो गया इस बात पे बोलते हुए। ये सुनियोजित चाल है अच्छा। भारत को तोड़ने के लिए। इसके लिए फॉरेन फंडिंग पंप की जाती है भारत के अंदर, ऐसे लोगों को आगे किया जाता है जो पुरुषों को पूरे तंग गालियां दे, इंडियन मैन को जलील करें वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म में। आज भी अगर आप एक फिल्म बनाते हो जिसमें महिला को प्रताड़ित करो तो आपको बहुत सारे अवार्ड मिलेंगे। मैंने एक फिल्म बनाई जिसका नाम था 2020 में द कर्स ऑफ मैनहुड। 1 रुपए फंडिंग कहीं से नहीं आई मुझे। उसको बनाने के लिए कम से कम 100 लोगों ने मना किया होगा, कम से कम 100 लोग जो बहुत करीब थे, जिन्होंने वादा किया था कि उस फिल्म में मदद करेंगे। 100 लोग, ये वो लोग हैं
100 लोग जिन्होंने वादा किया था कि हम आपकी फिल्म में आपकी मदद करेंगे, क्योंकि उससे पहले मैं 2-3 बार मुंबई गई थी और मुंबई पे जा कर के मैंने वहाँ पे एक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स से मिला था और इस बारे में कहा था कि आप लोग सर मदद करिए, ऐसी भी फिल्में बनानी चाहिए हमें, आप मदद करिए। किसी ने नहीं, क्योंकि इसमें वो कोई हाथ नहीं डालना चाहता इसमें पूरे में। तो ना तो किसी ने मदद की, उल्टा मुझे नेगेटिव मोड पे डालते रहे कि ना बनाओ, कोविड चल रहा है, पैसे के रखो अपने पास, अगर तुम्हारे को कुछ हो गया तो कहाँ से आएंगे पैसे, फिल्म मत बनाओ, पैसे लगते हैं फिल्म बनाने में। खैर मैं आपको यह बता ही रही हूँ कि फॉरेन फंडिंग किस तरीके से पंप की जाती है। महिलाओं को शोषित दिखाओ, भारत की छवि पूरी पूरी दिखाओ। आप ये देखो जो रेप केसेस के बारे में हम बार बार डिस्कस करते हैं मीडिया पे, इससे भी हमारी छवि धूमिल होती है। स्वीडन जैसे देशों में 600 गुना ज्यादा रेप होते हैं, वो बात भी नहीं करते, वो बात भी नहीं करते। हमारे देश में इस मुद्दे को इतना हाईलाइट किया जाता है, इससे टीआरपी बटोरी जाती है, इसको इतना बेचा जाता है, इसमें इतना इतने पैसे आते हैं, इसमें इतना पैसों का इनफ्लो है। इससे क्या होता है कि और सारे भारतीय पुरुषों को हम बलात्कारी एक ही दिन बना देते हैं, पहले दिन ही बलात्कारी। अच्छा ये इतना एक परसेप्शन चेंज ही नहीं हो रहा सोसाइटी का कि पुरुष ही हमेशा गिल्टी होता है। तो ये पंप किया जा रहा है पैसा भारत में, और ये बहुत सुनियोजित चाल है इसको करने के लिए कि जिससे कि भारतीय परिवार टूटेंगे तो देश टूटेगा। आज ऑलरेडी देखिए संयुक्त परिवार तो कब से टूट चुके हैं, बहुत कोई टूटते जा रहे हैं। बहुत पुरानी बात हो गई, अब तो कोई संयुक्त परिवार दिखते ही नहीं, जॉइंट फैमिलीज खत्म हो गई। जॉइंट फैमिलीज के बाद न्यूक्लियर फैमिलीज आई। आप ये देखिए इनका एजेंडा कितना कामयाब है, ये लेफ्टिस्ट कितने कामयाब है अपने एजेंडाज में। इन्होंने न्यूक्लियर फैमिली को तोड़ के सिंगल कर दी। अब तो सिंगल पेरेंटिंग, कोर्ट, सारे कोर्ट्स बच्चा माँ को देते हैं। मैं ऐसे ऐसे केसेस जानती हूँ कि जहां पे लड़के ने बच्चे को फीड तक किया हुआ है। अच्छा, लड़का दादा दादी बच्चा दादा दादी से जानता है, वो किसी ने उसको पाला ही नहीं हुआ है, लेकिन कोर्ट से बच्चा माँ को मिल रहा है। इसीलिए हमारे देश में एक फादरलेस सोसाइटी बन रही है, जहां पे बच्चा पिता को दिया ही नहीं जाता। अब डाइवोर्स तो माता पिता का होता है, बच्चे का डाइवोर्स नहीं होता। मैं अक्सर कहती हूँ तो शेयर्ड पेरेंटिंग ले आइए, चलिए ठीक है, नहीं रहना ना रहिए इकट्ठे, टॉक्सिक रिलेशनशिप में क्यों रहना है, लेकिन शेयर्ड पेरेंटिंग ले आइए, 6 महीने बच्चा माँ के साथ रहे, 6 महीने बाप के साथ रहे। शेयर्ड पेरेंटिंग का कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाइए ना, मैंडेटरी करिए ना कि ऐसा ही होगा, इसी तरीके से चलेगा। लेकिन एक जगह ये भी मैंने सुना था कि मतलब एक केस में जज ने बोला भी था, मतलब लड़की पक्ष को, कि बच्चे को यहाँ पे मौजूद किया जाए और दिया जाए पिता को, लेकिन वो लेके बाहर ही चले गए थे आउट ऑफ कंट्री। तो इस पे तो फिर कोई हुआ ही नहीं एक्शन, तो फिर क्या मतलब ऐसे मेरे पास ऐसे सैकड़ों केसेस हैं जहां लड़कियां विदेश लेके भाग गई, बच्चे को कोर्ट से ऑर्डर मिला है, लड़के को वो ऑर्डर ले लेके घूम रहा है, बड़ा खुश है, परिवार में खुशियां मना रहा है कि बच्चे को आज मिलना पड़ेगा, और वो बच्चे के लिए मिलने की तैयारी कर रहा है लड़का, और लड़की तो कनाडा भाग गई, ऑस्ट्रेलिया भाग गई, यूके भाग गई, स्वीडन भाग गई, पता नहीं कहाँ कहाँ भाग गई, किधर किधर भाग जाती हैं लड़कियां, चुपचाप रातों रात भाग जाती हैं। और बताती हूँ, गोवा में सुमंचा सेठ करके एक महिला थी, पिता को विजिटेशन राइट्स कोर्ट बच्चे ने दिए थे, बच्चे को साथ मिलने के पिता को, पिता का परिवार और पिता बहुत खुश था। वो मैडम होटल में ले गई, बच्चे को काट दिया, बच्चे को काट दिया, मार डाला, हाँ, और उसको ब्रीफकेस में बंद कर दिया। अच्छा, अब बाई एयर ट्रैवल करके आई थी उस दर होटल में, बाई एयर तो नहीं जा सकती थी, बाई एयर की टिकट थी उनके पास, कैब से गई। अच्छा, कैब में बच्चे को उन्होंने, सोचिए उस बच्चे के मार के कैब, मतलब इतनी घृणा, इतनी रिवेंजफुल। तो कोर्ट तो बल्कि इसीलिए देता है कि माँ ज्यादा अच्छे से रख सकती है बच्चे को। तो माता कितनी माताएं को माता, छत से 5वीं मंजिल से फेंक दिया, दूसरी मंजिल से फेंक दिया, बच्चा मर गया, माइक्रो में घुमा दिया, वॉशिंग मशीन में घुमा दिया, ऐसे अनेकों केसेस है। छत से अक्सर फेंक देती हैं, कलेश हुआ घर में, लड़ाई झगड़ा, वो बच्चे को फेंक दिया। और बताती हूँ आपको, इससे भी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण ये रहता है, ये तो चलिए यहाँ तो बच्चे मर गए, कोर्ट में मेरे सामने जब जाते हैं हम काउंसलिंग के लिए, तो वहाँ पे बच्चे लाए होते हैं, जो बच्चे माएँ बच्चे लाती हैं, लाखों रुपए की डिमांड की, अच्छा बच्चे को दिखाएंगे, लेके आती हैं, लाखों रुपए पे बच्चा को दे रहा है, आदमी पुरुष दे रहा है, जो हस्बैंड है, एटीएम मशीन जो है, स्पर्म डोनर है, वो दे रहा है, बच्चे को लेके आई, लेकिन बच्चे के अंदर इतना पॉइजन भरा होता है कि बच्चा न माँ की तरफ, बाप की तरफ देखेगा, न दादी न दादा। और अगर बच्चे के लिए कोई वो गिफ्ट लाए, जैसे कि अतुल सुभाष का भी आप देखिए, वो एक गिफ्ट है, वो दिखा रहे हैं,
वो उसने एक गिफ्ट बनाया था बच्चे को देने के लिए, वो भी नहीं दे पाया, वो तरस गया, मर गया इस तरस के, तो वो नहीं दे पाया गिफ्ट। तो बच्चे को वो गिफ्ट देना चाहते हैं, और जब बच्चे को वो, अगर मान लीजिए बच्चे ने गिफ्ट पकड़ लिया, दे थप्पड़ वहीं पड़ेंगे बच्चे को। इतना पॉइजन डाल के लाते, इतना डे 1 से इतना पॉइजन डाला होता बच्चे पे, तो क्या असर पड़ रहा है? आप माँ एक अकेली संस्कार दे देगी बच्चे को? क्या दादा दादी की जरूरत नहीं है? अरे तो फिर विवाह क्यों करते हो? अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा सकते मत करो, ना लड़का करे ना लड़की करे। जो लोग रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं उठा सकते वो विवाह के बंधन में ना बंधे। तो अब यही तो होने वाला है। विकास का केस बताती हूँ आपको। रिपब्लिक के 9 PM के एंकर थे, अच्छा। कानपुर देहात से थे। बहुत छोटी जगह है कानपुर देहात। इतनी छोटी सी जगह से वो कितने मुश्किल से आज यहाँ पे पहुंचे थे। रिपब्लिक टीवी, आपने सोचो कितनी मेहनत की होगी उनके, पहले प्रिंट में, फिर धीरे धीरे यहाँ पहुंचे। जी। उनकी वाइफ ने 9 PM शो करते थे। सोचिए कि 9 PM शो कितना इंपॉर्टेंट। केशव प्रसाद मौर्य जैसे कितने ही मंत्रियों के साथ डायरेक्ट बातचीत थी उनकी। उनका मेरे पास कॉल आया, उनसे बातचीत हुई, बताया उनकी पत्नी ने पॉक्सो का केस डाला है। अच्छा। उनकी पत्नी ने यह आरोप लगाया था कि जब ये बेटी को नहलाते हैं, 11 साल की बेटी, तो उनके अंडरवेयर में हाथ डालते हैं बेटी के। अच्छा। विकास डालते हैं। पहली बात तो शर्म आनी चाहिए उस माँ को कि आपके अगर रिलेशनशिप बाहर मन लग गया है किसी और के साथ, तो अपने पति को बता दीजिए और छुटकारा ले लीजिए। उसको समझा दीजिए कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती और मैं तुम्हें डाइवोर्स देना चाहती हूँ। खुद ही दे दीजिए डाइवोर्स, बिना कुछ तामझाम किए हुए। ऐसा घिनौना आरोप। बहुत ही पढ़ा लिखा बच्चा था वो, जिस भी परिवार का बच्चा था। मैंने उनके माता पिता से मेरी बहुत बार बातचीत हुई, और आज भी कई बारी जिस दिन उनकी डेथ हुई थी उस पर मैं ज़रूर ट्वीट डालती हूँ, क्योंकि विकास भाई से भी एक बहुत बड़ा कनेक्ट था मेरा। और वो 9 PM के तेज तर्रार एंकर थे। मरते वक्त वो हॉस्पिटल में एडमिट थे। उनको कोविड हुआ था, जो कि ठीक हो गया था। अच्छा। कोविड से नहीं मरे। आपको जो रिपब्लिक ने बताया है वो ये बताया है कि वो कोविड से मरे हैं। ये झूठ है। अच्छा, ये आप दावे से कह सकते? मैं दावे से कह सकती हूँ, क्योंकि मेरी विकास के परिवार से भी और विकास से बातचीत हुई थी। अच्छा। और वो मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की वजह से वहां पे मरे थे। किस वजह से हुआ रहा ये? मतलब मेडिकल रिपोर्ट क्या? आखिरी वक्त वो इतने तनाव में थे, खाना पीना छोड़ दिया था, उनके अंदर इतनी बीमारियां, इतना स्ट्रेस था कि मुझे तो तुरंत जेल में जाना पड़ेगा और मेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा। पॉक्सो में किसी को छूट नहीं है, तुरंत गिरफ्तारी होगी। अच्छा। अब हर इंसान तो अपने रेसलर का जो अभी चल रहा था ब्रिजभूषण तो नहीं हो सकता। तो ये भाई साहब ने डर के मारे, इनकी इतनी स्ट्रेस हो गया, इतना ज्यादा इनकी प्रॉब्लम हो गई, और आखिरी वक्त में 1 हफ्ते 4-5 दिन इन्होंने रोया, गिड़गिड़ाया कि बच्चों को मिलवा दे। भाई मुझे सिर्फ बच्चों से मिलना है, मैं मरने वाला हूँ। अच्छा, ये भी बोल रहे थे मरने वाले? ये बोल रहे थे वो अपनी पत्नी को। इतनी क्रूर कोई पत्नी कैसे हो सकती? उसने बच्चों को नहीं मिलवाया। एक बेटा भी है उसके, एक बेटी है। उस क्रूर पत्नी ने, मैं कह रही हूं लाख गलत है विकास, लेकिन क्या एक मरते हुए आदमी की इतनी सी बात कि मेरे बच्चों को मुझसे मिलवा दो, हम वो भी पूरी नहीं कर सकते? शायद वो बच जाता। केस खेलते रहो यार, पूरी जिंदगी पड़ी केस खेलो। कौन मना कर रहा है? जाते रहो कोर्ट कचहरी, जाते रहो पुलिस स्टेशन, खूब मार कुटाई करो, जितना मारना पीटना, एक दूसरे को मारो पीटो, जो मर्जी करो। लेकिन मरने पे तुमने मजबूर कर दिया। वो बेचारा मर गया, और फिर आप उनकी फैमिली से कांटेक्ट करिएगा, बाकी की बात वो बहुत कुछ आपको बता देंगे। और ये चीजें तो बाहर आई नहीं थी। ये चीजें बाहर नहीं आएंगे। आज तक का चैनल का लड़का आकाशदीप, सेलिब्रिटी एंकर, पत्नी की प्रताड़ना से मर गया। सुसाइड करने से पहले उसने अपने पिता को कॉल किया लास्ट बार, और उसने ये बोला कि जल्द आ जाओ, सब कुछ खत्म हो गया है। अच्छा। और उसके 5 मिनट के बाद उसने मौत को गले लगा दिया।
हमने एक लाइन भी नहीं चलाई कि हमारा एंकर मर गया है। ये तो औकात है, ये तो औकात है इस देश में। नंबर सबका आएगा, मैं बार बार बोल रही हूँ, सबका नंबर आएगा। आज आकाशदीप है, कल तुम्हारा भाई होगा, तुम्हारा पिता होगा, तुम्हारा बेटा होगा, तुम्हारा चाहने वाला होगा, कल तुम्हारा बॉयफ्रेंड होगा, तुम्हारा हस्बैंड होगा, सबका नंबर आएगा। चुप हो ना जो लोग, ये सुन लो कि तुम्हारा भी नंबर आएगा। जितने पॉलिटिशियंस चुप है, मैंने तो एक इंडिया गेट पे एक प्रोटेस्ट किया था, उसमें सबके मुखड़े पहने थे, सब लोगों ने सबके मुखड़े पहने थे, मोदी जी का भी था, सारे सारे जितने सेलिब्रिटीज थे उनके भी मुखड़े पहने थे। आप वो मेरे यूट्यूब पे डला हुआ, आप देख सकते हैं कि सबका नंबर आएगा। तो इसलिए चुप मत बैठो, आवाज उठाओ। उस आकाशदीप की इतनी औकात भी नहीं थी कि एक वन लाइनर चल पाए कि आकाशदीप मर गया, पत्नी की प्रताड़ना की वजह से उसने सुसाइड कर लिया, तो बहुत दूर की बात है। ये लिखना तो, मतलब ये भी नहीं लिख पा रहे हैं। ये भी नहीं लिख पा रहे कि वो मर गया, ये तो नहीं लिखा कि उसकी प्रता, और वो सेलिब्रिटी एंकर था। अच्छा एक चीज है, जब वो सेलिब्रिटीज कहाँ गए? मैं एक बात यहाँ पे कंप्लीट प्लीज। कर दूं, वो सेलिब्रिटीज कहाँ गए जिन्होंने आकाशदीप को इंटरव्यू दिया था? आज आप मेरे साथ बात कर रहे हो, ये रिलेशनशिप सिर्फ आज का है कि अब पूरी जिंदगी आप मुझे याद रखेंगे? बिल्कुल याद रखेंगे। तो उन सेलिब्रिटीज को भी नहीं लगा, क्योंकि इस तरफ की बात करने पे हमें कुछ नहीं मिलेगा। मेंस राइट्स की बात इसीलिए नहीं करते कि ना कुछ मिलता है। दूसरा, जो मेंस राइट्स में काम कर रहे हैं लोग, विमेंस राइट्स में भी काम करते हैं, लेकिन विमेंस राइट्स में जो लोग काम करते हैं वो बहुत यूनाइटेड है, बहुत यूनाइटेड है। यहाँ पर मेंस राइट्स में यूनिटी नाम पे जीरो यूनिटी। अगर आज यूनिटी होती तो जब फार्म लॉज रिपील किए गए थे तब मैंने एक बात कही थी, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। अगर यूनिटी होती मेंस राइट्स में तो आज तुम्हें भी बहुत कुछ मिला होता। आज तुम क्यों बैठे हुए हो बंजर भूमि पे? क्योंकि तुम अलग थलग का काम करते हो, तुम अपने को ही चमकाते रहते हो। बाकी तुम्हें मेंस राइट में पैसा कमाना है, इसको भी तुमने पैसे कमाने की मशीन बना रखी। मेरे पास वॉइस रिकॉर्डिंग तमाम स्क्रीनशॉट्स आते रहे हैं। एक मेरा अभी हाल में ही फोन गुम गया, उसमें बहुत सारी चीजें थी, किसी ने मेरे हाथ से स्नैच कर ली, उसमें बहुत सारे एविडेंसेस भी थे मेरे पास, जो कि मैं सोचती थी कि जरूर इसका भी खुलासा करूंगी, लेकिन मेरे को इस चीज का खुलासे में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि जो जो कर रहा है उसकी मंशा उसके साथ है। उसको भगवान श्री राम देख रहे हैं, जो जितना गलत कर रहा है उसको यहीं पे भोगना पड़ेगा, कर्मा यहीं पे मिलेगा। लेकिन जो मेंस राइट्स के नाम पर आंसुओं को खरीद रहे हैं पैसों से, 50,000, 1,00,000, 20,000 रुपए दो तो कोर्ट में चलूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, तब पुलिस स्टेशन में जाऊंगा, पुलिस को अलग वर्जन बता रहे हैं, उनको अलग वर्जन बता रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, लॉयर्स दे रहे हैं, लॉयर्स देने के नाम पर पे लाखों रुपए उन लॉयर्स से ले रहे हैं, क्योंकि लॉयर्स तो खुद हंसी खुशी देगा, उसको आप केसेस दे रहे हो, उसको इतने केसेस दे रहे। मैं एक बार आपको सुनाती हूँ किस्सा 2018 का। मैंने एक बहुत बड़ा कार्यक्रम किया, वो किया मैंने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। इस कार्यक्रम को मैंने जो किया, इसमें सिंगल हैंडेडली, इसमें किसी और ने काम नहीं किया, सिंगल हैंडेडली जो मेरा कार्यक्रम में मैंने 4 लोगों को बुलाया। अंशुल वर्मा एमपी साहब, हरिनारायण राजभर एमपी साहब, पूजा बेदी, सॉरी 3 लोग थे, चौथी मैं थी, मैं तो कार्यक्रम कर ही रही थी। इन 3 लोगों को हमने, सिर्फ इन 3 लोगों के साथ ये कार्यक्रम किया था। 2 एमपी साहब थे। इसमें आपको हरिनारायण राजभर जी के बारे में थोड़ा सा बता दूं। हरिनारायण राजभर जी एमपी थे और हम लगातार, मैं उनसे मिलती रहती थी, हर रोज हमारी बातें होती थी। इसी जो मैं आपको आज बता रही वो मैं उनको बताती रहती थी। एक दिन मॉनसून सेशन में, डेट नहीं मुझे याद है, अगस्त का महीना था, उन्होंने ये पार्लियामेंट के में इस बात को उठा दिया कि पुरुषों के साथ भी तो बहुत प्रताड़ना हो रही है, तो एक मेंस कमीशन का गठन होना चाहिए, बहुत सुसाइड रेट बढ़ रहा है। इस बात को उन्होंने रख दिया पार्लियामेंट में। उसके बाद जो हंसी ठहाका हुआ, अच्छा, वो मेरे घर भी आए हुए हैं हरिनारायण जी, कई बार आए हुए हैं घर, उनके साथ कुछ दूसरे सांसद भी मेरे घर आते रहते हैं, तो हम अक्सर इसके ऊपर पूरी बातचीत करते रहते हैं। वैसे भी मैं नॉर्थ एवेन्यू, साउथ एवेन्यू, पार्लियामेंट, ये जाना तो मेरा कॉमन रूटीन में है, तो मैं जाती रहती हूँ, अवगत कराती रहती हूँ सिचुएशन से, ग्राउंड रियलिटी से, कि कभी तो बदलाव आएगा। अच्छा, बदलाव आए ना, अवेयरनेस से तो मुझे कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल। एक महिला होने के
वजह से मेरे को कम से कम ये लोग सुन तो लेते हैं, अगर कोई पुरुष जाए तो शायद मार के भगा दे। ये स्थिति तो ये है। लेकिन एक महिला होने की वजह से मुझे माइक मिल जाता है, वहाँ पे कॉन्क्लेव्स में भी, टीवी पे भी माइक मिल जाता है अपनी बात रखने के लिए, और इन लोगों के घर में जाने की भी अनुमति मिल जाती है, जबकि बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तब जा कर के आप जा पाते हैं। खैर, उन दिक्कतों का जिक्र ना करते हुए हम तो जाते रहते हैं और इनसे अपनी बात साझा करते रहते हैं। लेकिन बदलाव तो नहीं आ रहा, लेकिन अवेयरनेस क्रिएट हो रही है। हम अपने जीवन में अवेयरनेस ही क्रिएट कर ले, इसी मुहिम पे काम करते हुए हम जाते रहते हैं।